पीडीटी संपादित करें। एक छेद, तलवार को देखो। सन बिंगरेन ने अपना हथियार निकालने के बाद सू रुइन पर अपनी तलवार से हमला किया। उसके हाथ में मौजूद लकड़ी की तलवार इतनी तेजी से उड़ी कि लोग उससे बच नहीं पाएंगे। तलवार नियंत्रण। सू रुइन थोड़ा भ्रमित थी। उसने अपनी उंगलियां भी चटकाईं और उसकी कमर पर मौजूद प्राचीन तलवार प्रतिद्वंद्वी की लकड़ी की तलवार से प्रतिस्पर्धा करते हुए तुरंत उड़ गई। सन बिंगरेन की अभिव्यक्ति बदसूरत थी। वह देख सकता था कि दूसरा पक्ष भी ताओवादी संप्रदाय से था। दूसरा पक्ष भी उन तरीकों का उपयोग कर सकता था जो वह जानता था, इसलिए सन बिंगरेन ने सोचा कि ताओवादी संप्रदाय ने उसका शिकार करने के लिए विशेषज्ञों को भेजा होगा। आखिरकार वह ताओवादी संप्रदाय का गद्दार था। उसके पास सू रुइन के साथ लंबा समय बिताने की पर्याप्त ताकत नहीं थी, इसलिए उसने एक चाल से लकड़ी की तलवार वापस ले ली। धिक्कार है, स्वर्गीय आत्माओं, सांसारिक आत्माओं, राक्षसों और राक्षसों, मेरे आह्वान को सुनो। सर्वोच्च भगवान एक कानून के समान अत्यावश्यक है। इस आदमी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उसने आड़ू की लकड़ी की तलवार लहराई, उसके शरीर में एक यीन ऊर्जा भर गई। यीन ऊर्जा उसके सामने एकत्रित होकर एक पुरुष दुष्ट आत्मा में बदल गई। सू रुइन ने देखा कि दूसरे पक्ष ने भी भूत भगाने की तकनीक का इस्तेमाल किया और उसके चेहरे पर मुस्कान और भी तेज हो गई। ये दिलचस्प है, लेकिन ये बहुत जटिल है। बाहर आओ होनई और अपने सामने इस आदमी के साथ खेलो। सू रुइन ने दुष्ट आत्मा होनई को भी बुलाया और जब वह बाहर आई तो दुष्ट आत्मा उस पर हावी थी। असंभव, क्या आप भी माओशान के शिष्य हैं? सन बिंगरेन और अधिक घबरा गए। भूत भगाने की यह तकनीक उनका सबसे मजबूत तरीका था। यदि वह इस तकनीक से सू रुइन को नहीं हरा सका तो वह बर्बाद हो जाएगा। वर्तमान में विदेशी दुनिया में केवल कुछ ही संप्रदाय हैं जो इस प्रकार के ताओवाद को जानते हैं, क्योंकि यह बात इस युग में फैलने के बाद से बहुत अधूरी है और केवल कुछ ही संप्रदाय इसे जानते हैं। होनई के बाहर आने के बाद वह सन बिंगरेन की दुष्ट आत्मा पर गुस्से से चिल्लाया। सन बिंगरेन की बुरी आत्मा भी उड़ गई। वे सभी भूत प्रेत के स्तर के थे। कौन किससे डरता है? माओशान। ओह, आप माओशान के शिष्य हैं। ये दिलचस्प है। मौका मिलने पर मुझे आपके माओशान जाना होगा। हालांकि मैं तुम्हें आज ही पकड़ सकता हूं और तुम्हें कुछ और दिलचस्प तरीके दिखा सकता हूं। सू रुइन ने अपना हाथ उठाया और कहा। बालकनी से बाहर निकलते ही साफ आसमान से वज्र की तरह बिजली का एक झटका उसके हाथ पर लगा, लेकिन इससे सू रुइन को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके विपरीत विद्युत प्रवाह को सू रुइन ने अपनी हथेली में पूरी तरह से नियंत्रित किया था। तियानशी हवेली की गड़गड़ाहट विधि। आप भी ऐसा कर सकते हैं। सन बिंगरेन को अपने सामने वाली महिला के बारे में और भी अधिक भयावह महसूस हो रहा था। तुम बेहतर जानते हो, जाओ। सू रुइन ने सन बिंगरेन को थप्पड़ मारा। सन बिंगरेन ने उसका सामना करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह जल्दी से चकमा दे गया, लेकिन झटका उस पर नहीं लगा। इसके बजाय वह उसके पीछे जमीन से टकराया और तुरंत जमीन पर एक काला धब्बा दिखाई दिया। सन बिंगरेन ने इस जगह पर रहना इसलिए चुना क्योंकि यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। अधिकांश लोग चले गए हैं, केवल कुछ वृद्ध लोग ही बचे हैं। यह अजीब है, ये हर समय बाहर क्यों गरजता रहता है? कुछ बूढ़े लोग असमंजस में बुदबुदाने लगे। सन बिंगरेन ने जारी रखने की हिम्मत नहीं की। वह देख सकता था कि सू रुइन उसके साथ खेल रही थी और अपनी पूरी ताकत का बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर रही थी। धिक्कार है, काली हवा वापस आ गई है, चलो चलें। सन बिंगरेन ने अपनी बुरी आत्मा को वापस लेने के लिए रिकॉल मंत्र का इस्तेमाल किया, लेकिन सू रुइन ने उसे यह मौका नहीं दिया। छोड़ना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। मुझे तुम्हारी दुष्ट आत्मा चाहिए। जनरल जूलिंग को यहाँ आने के लिए भेजो। सू रुइन ने अपनी उंगलियों के निशान बदले और हेई फैंग की ओर इशारा किया। हेई फैंग को तुरंत एक बल द्वारा कैद कर लिया गया और वह वापस नहीं लौट सका। सन बिंगरेन को, नहीं, जूलिंग कियान जियांग, आप बेयुवान माँ परिवार की चालें क्यों जानते हैं? सन बिंगरेन पागल हो रहा था। वह अपनी बुरी आत्मा को वापस लाना चाहता था। यह उनका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता है, इसे बाहरी लोग कैसे छीन सकते हैं? लेकिन स्पिरिट जंपरिंग जनरल एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग विशेष रूप से ऐसे आध्यात्मिक प्राणियों से निपटने के लिए किया जाता है। हेईफेंग बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका और अंततः होंग यी ने उसे प्राचीन तलवार में खींच लिया और सन बिंगरेन से संपर्क तोड़ दिया। हेईफेंग, अरे औरत, मुझे हेईफेंग वापस दे दो। सन बिंगरेन मूल रूप से हेईफेंग के साथ भागना चाहता था, लेकिन अब वह नहीं जा सकता था। उसने अपनी तलवार लेकर सू रुइन की ओर बढ़ने की पहल की। सू रुइन ने देखा यह आदमी पागलों की तरह तेजी से आगे बढ़ता है। उन्होंने किसी विशेष साधन का प्रयोग नहीं किया। उसने बस अपनी हथेली उठाई और उस समय सन बिंगरेन के चेहरे पर थप्पड़ मारा जब दूसरा व्यक्ति उसे छूने वाला था। थप्पड़ से सन बिंगरेन उड़ गए, उनकी आंखें सफ़ेद हो गईं और उतरने के बाद वह बेहोश हो गए। बहुत कमज़ोर, क्यूई शोधन के पहले स्तर पर भी नहीं। यह अजीब है कि वह एक भिक्षु के स्तर पर नहीं है, लेकिन एक भिक्षु की पद्धति का उपयोग करने में सक्षम होना इस युग में वास्तव में विशेष है। सू रुइन थोड़ा भ्रमित थी।
उस आदमी को बेहोश करने के बाद सू रुइन ने उसके हाथ से घंटी उठा ली। ये रूह कंपा देने वाली घंटी थी, एक सामान्य आध्यात्मिक उपकरण। हालांकि यह बहुत आम बात है, लेकिन इस दौर में इसे पहले से ही एक अच्छी बात माना जाता है। ये बात अच्छी है, यह मेरे लिए आसान है, सू रुइन ने कहा, फिर उस व्यक्ति के आवास में प्रवेश किया और आवास की तलाशी ली। इस खोज के दौरान उसने पाया कि अंदर एक ताबूत था और ताबूत में एक लाश थी। ऐसा होना चाहिए कि वह अभी मरा था और वर्तमान में मिट्टी की एक परत से ढका हुआ था, केवल उसका चेहरा खुला था। लाश का शोधन। टीएस, क्या आप बहुत कुछ जानते हैं? सू रुइन सन बिंग्रेन के बारे में काफ़ी उत्सुक थी। सू रुइन का इस चीज़ को सफल होने देने का कोई इरादा नहीं था। उसने सीधे लाश से यिन क्यूई और कॉपस क्यूई को चूस लिया, जिससे वह लाश में बदलने में असमर्थ हो गई। इसके अलावा उसे एक जार में कुछ फंसी हुई आत्माएं भी मिलीं। ये आत्माएं भूतों में तब्दील नहीं हुईं, सू रुइन ने उन्हें सीधे रिहा कर दिया। धन्यवाद। आत्मा द्वार जारी होने के बाद उन्होंने सू रुइन को धन्यवाद दिया और फिर गायब हो गए। सामान्य आत्माएं मानव संसार में नहीं रहेंगी और शरीर छोड़ते ही गायब हो जाएंगी। हालांकि ताओवादियों के पास अपनी आत्मा को मानव जगत में रखने के कुछ साधन हैं। किसी भी तकनीक के फायदे और नुकसान होते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। यदि आप इसका अच्छे से उपयोग करते हैं तो ये सही तरीका है। यदि आप इसे बुरे कारणों से उपयोग करते हैं तो ये गलत तरीका है। आध्यात्मिक घास। सू रुइन ने कुछ अच्छा देखा। उसे घर की बालकनी में एक आध्यात्मिक घास मिली। ये चीज़ हज़ारों साल पहले सबसे आम आध्यात्मिक घास थी, लेकिन इस युग में मुझे डर है कि यह एक दुर्लभ खजाना है। यह कोई बुरी यात्रा नहीं है, सू यून। इस चीज़ के साथ मैं आपके सबसे अच्छे दोस्त के लिए उपयुक्त रामबाण इलाज कर सकता हूं जो उसके शरीर को बेहतर बना सके, लेकिन ये बहुत छोटा है। जब मैं इसे वापस ले जाऊंगा तो मुझे इसे सावधानीपूर्वक विकसित करने की आवश्यकता होगी, सू रुइन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक इसी तरह सू यून ने अच्छी चीज़ छीन ली। जहां तक सन बिंग्रेन की बात है, सू रुइन ने झाओ यी को फ़ोन किया और झाओ यी को आकर युद्ध के मैदान को साफ करने के लिए कहा, जबकि वह सीधे वापस चली गई। सू रुइन के चले जाने के बाद झाओ यी और अन्य लोग जितनी जल्दी हो सके सन बिंग्रेन के स्थान पर पहुंचे। झाओ यी के नेतृत्व में 5 लोग सन बिंग्रेन के सामने खड़े थे जो बेहोश हो गए। अरे, क्या उसे एक थप्पड़ से बेहोश कर दिया गया था? उसके चेहरे पर एक नाजुक थप्पड़ का निशान है जो बहुत सुंदर है। किसी ने मजाक किया, ये वास्तव में सन बिंग्रेन है। निदेशक, ये वह है। एक अन्य महिला कर्मचारी ने दोनों लोगों की शक्ल की तुलना की और पुष्टि की कि उसके सामने वाला व्यक्ति वही व्यक्ति है जिसे एलियन ब्यूरो गिरफ्तार करना चाहता था। झाओ यी ने सिर हिलाया। इसे वापस ले लो और उन चीज़ों को साफ करो जो घर में नहीं होनी चाहिए। मैं पहले निकल जाऊंगा, झाओ यी ने कहा। चलते चलते उसने एक और फ़ोन किया। जिस नंबर पर उन्होंने कॉल किया वह जियांगन रीजनल दाओ सेक्ट एसोसिएशन था। अरे, राष्ट्रपति झांग, मैं झाओ यी हूँ। हमने आपके ताओवादी संप्रदाय द्वारा वांछित सन बिंग्रेन को पकड़ लिया है। आप क्या करने जा रहे हैं? झाओ यी ने पूछा। ओह, आप इसे निपटान के लिए माओशान संप्रदाय नियमों को वापस भेजना चाहते हैं। ठीक है, मुझे इस मामले पर वरिष्ठों से निर्देश मांगना होगा। मैं अपना निर्णय स्वयं नहीं ले सकता, झाओ यी ने कहा। जल्द ही झाओ यी ने फ़ोन रख दिया, लेकिन एलियन ब्यूरो का गिरफ्तार किए गए लोगों को एलियन क्षेत्र के संप्रदाय में वापस भेजने का कोई इरादा नहीं था। मूल रूप से ऐसी कोई मिसाल नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से येरेन दायरे ने शिष्यों के साथ व्यवहार किया वह एलियन ब्यूरो के अनुरूप नहीं था। आवश्यकताएं। वे आमतौर पर लोगों को फांसी देते हैं और विदेशी ब्यूरो स्थिति के अनुसार उनसे निपटेगा। एक क्षण बाद सू यून के कमरे में सू रुइन खिड़की से उड़कर धीरे से अंदर पहुंची। ठीक है, मिशन पूरा हो गया है और नियंत्रण आपके पास वापस आ गया है, सू रुइन ने कहा और फिर शक्ति को अवशोषित करने के लिए तियानी पल में लौट आए। सू यून ने अपने शरीर पर नियंत्रण पाने के बाद तुरंत कमरे से बाहर चली गई और वांगलिंग का दरवाजा खटखटाया। पुराना वांग, मैं वापस आ गया हूँ, सू यू चिल्लाए। वांगलिंग, जो गेम खेल रहा था, तुरंत उठ खड़ा हुआ और सू रुइन को देखने के लिए दरवाजे पर आया। ये देखकर कि सू यून ठीक थी, उसने तुरंत राहत की सांस ली। आह, ये बहुत तेज है। ऐसा लगता है कि इसे सुचारू रूप से चलना चाहिए। हे, अन्य 200 मिलियन कल आएंगे। मैं अभी वान फी को सूचित करूंगा, वांगलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ओल्ड वांग, मैं स्नान करने जा रहा हूं, इसलिए दूर रहो, सू यून ने मुझे याद दिलाया। जब वांगलिंग ने यह सुना तो वह चिल्लाया और फिर जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। सू यून कमरे में लौट आए और कपड़े बदलने वाली थी, लेकिन इस समय सू रुइन ने जानबूझकर या अनजाने में कुछ कहा। सू यून, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए अपने इस दोस्त से अलग होना जरूरी है। इस वाक्य ने सू यून की हरकतों को थोड़ा रोक दिया। क्यों? सू यून एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर से अपने कपड़े उतारने लगी। क्या मुझे ये कहने की ज़रूरत भी है? ये तो आपने खुद ही कहा है।
आपको डर है कि उसके साथ आपका रिश्ता उस दिशा में विकसित होगा जो आप नहीं चाहते, तो आपको उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। वजह तो तुम्हें मुझसे बेहतर पता होनी चाहिए। जरा सोचिए, उसके साथ रिश्ता उस दिशा में जा रहा है जो आप नहीं चाहते। एक बहुत अच्छी दिखने वाली लड़की है और ये लड़की आपसे ज़्यादा दूर भी नहीं रहती। क्या आपको लगता है कि आप अभी भी समय के साथ उसे नियंत्रित कर सकते हैं? सू रुइन ने पूछा। सू यून की हरकतें फिर से स्थिर हो गईं। उसे इस मुद्दे पर ध्यान से सोचने की जरूरत थी। इसके अलावा आप अब एक अमर कृषक हैं और आप कोई साधारण विदेशी नहीं हैं। उस झाओ यी ने आपको दिन के दौरान बताया था कि विदेशी दुनिया ने आप पर ध्यान दिया है। शायद विदेशी दुनिया जल्द ही गुप्त रूप से भेज सकती है जब लोग आपसे संपर्क करने आएंगे, तो आप कैसे गारंटी दे सकते हैं कि ये लोग कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपके आसपास के लोगों पर हमला नहीं करेंगे? सू रुइन ने मुझे एक और बात याद दिलाई। सू रुइन की बातें सुनते ही सू यून की अभिव्यक्ति और भी असामान्य हो गई। अंतिम कारण के लिए मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि आपके शरीर की किस्मत में ऐसा लिखा है कि उसे वापस बदलना असंभव है। यदि आपने ध्यान नहीं दिया है तो आप अब इस शरीर का अधिक विरोध नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी आत्मा इस शरीर के साथ संघर्ष में है। समलन और सूक्ष्मता ऐसी वृत्ति हैं जिनका विरोध करना कठिन है। अगर आप उसके साथ रहना जारी रखेंगी तो यह और अधिक शर्मनाक होगा और उसे खतरनाक माहौल में डाल देगा। सू रुइन ने आखिरी बात कही। इतना कहने के बाद वह नियंत्रण नहीं कर पा रही थी कि क्या करे। निर्णय अभी भी सू यून के हाथ में था। सू यून चिंतित लग रही थी। वह कपड़े बदलकर बाथरूम में घुस गई। जब उसने अपने कपड़े उतारे और अपने अपरिचित शरीर को फिर से देखा तो उसकी प्रतिक्रिया वास्तव में पहले जितनी बड़ी नहीं थी। पहले इस शरीर का सामना करना मुश्किल था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुझे अब ऐसा महसूस नहीं होता। यह मनुष्य की आत्मा अनुकूलन क्षमता है। देर सवेर वह पूर्ण महिला बन जाएगी, इसलिए उसे इस समस्या के बारे में जरूर पता होना चाहिए। वह वांग लिंग की मदद कर सकती थी और उसे कृषक बनने दे सकती थी, लेकिन वह इस तरह भ्रमित तरीके से एक साथ रहना जारी नहीं रख सकती थी। यह उसके लिए कोई बुद्धिमानी भरा विकल्प नहीं था। इसके अलावा अगर वह अकेली रहती तो उसके लिए घूमना फिरना आसान होता। कम से कम उसे शाही कब्र की सुरक्षा के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इन 2 व्यापारिक यात्राओं से अर्जित धन वांग लिंग के लिए पर्याप्त भोजन और कपड़े रखने के लिए पर्याप्त है। वह भी अजनबी नहीं बन सकता, इसलिए पहले अलग हो जाना ही बेहतर है ताकि दोनों के बीच दोस्ती बेहतर ढंग से बनी रहे। ठीक है, मैं समझता हूँ। मैं बाद में स्नान करने के बाद उनसे इस विषय पर चर्चा करूँगा। उसके बारे में मेरी समझ के आधार पर वह मेरे विचारों को समझेगा। सू यून ने हल्के से कहा। बस समझो, आपका और उसका 2 अलग अलग दुनियाओं में होना तय है। दोस्ती को लेकर चिंता करना अच्छी बात है, लेकिन आपको आत्म जागरूक भी रहना होगा। हर चीज़ में लाभ और हानि होती है। यदि आप सब कुछ चाहते हैं तो अंतिम परिणाम सब कुछ हासिल करना है। यहाँ तक कि नहीं। सू रुइन मुस्कुराए। ऐसे ही सू यून ने बाथटब चालू किया और नहाने लगी। थोड़ी देर बाद सू यून अधिक तटस्थ पोशाक में बदल गई। पिछली बार उसने सू रुइन से दृढ़तापूर्वक यही खरीदने के लिए कहा था। यह कोई पोशाक नहीं थी, बल्कि पैंट और एक नियमित स्प्रिंग इन जैकेट थी। यह एहसास, जैसा कि अपेक्षित था, मैं उन लड़कियों को जीन्स पहने हुए देखता था और वे हमेशा बहुत तंग लगती थीं। अब मैं समझ गया, ये पूरी तरह से पैंट की सामग्री का मामला है और शरीर की संरचना। अपने पसंदीदा कपड़े पहनने के बाद सू यून ने उतरने से पहले उसे देखा। हालांकि वह उस तरह वापस नहीं लौट सकी जिस तरह वह महसूस करती थी जब वह एक पुरुष थी, लेकिन ये कम से कम सू रुइन की पसंदीदा पोशाक की तुलना में बहुत अधिक आरामदायक थी। स्कर्ट ने उन्हें असुरक्षित महसूस कराया। आपको एक महिला की तरह कपड़े पहनने की इजाज़त देने से आपको इस लिंग के साथ तेजी से तालमेल बिठाने में मदद मिलेगी। तुम क्या जानते हो? सू रुइन ने अपनी आंखें घुमाईं। ये सब करने के बाद सू यून ने वांग लिंग के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। जब वांग लिंग ने सू यून को अंदर आते देखा तो उसने तुरंत सू यून को कॉल का परिणाम बताया। दूसरा भाई, वान फी पहले से ही जानता है और पैसा कल हमें एक साथ भेजा जाएगा, वांग लिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। सू यून ने सिर हिलाया और फिर जून बयान बिना किसी हिचकिचाहट के बैठ गया। अरे लाओ वांग, मुझे लगता है कि हमें अलग होना पड़ सकता है, सू यून जी ने कहा। वांग लिंग, जो मूल रूप से बहुत खुश था, मौके पर स्तब्ध रह गया, लेकिन वह दुखी नहीं दिखा। इसके विपरीत वह अब भी शांत था। अरे, मैं जानता था कि ये दिन देर सबेर आएगा। भले ही आप ऐसे ना बने, दुनिया में बोझ जैसी कोई चीज़ नहीं है जो कभी खत्म ना हो, वांग लिंग ने जोर से आह भरी और फिर कहा। वांग लिंग लंबे समय से इसके लिए मानसिक रूप से तैयार थे। तुम अभी अजनबी नहीं हो। मेरे साथ रहना खतरनाक है। मैं भविष्य में कई अजनबियों को नाराज कर सकता हूँ। इन अजनबियों में विभिन्न क्षमताएं होती हैं। भले ही वे मेरे साथ व्यवहार नहीं कर सकते, वे मेरे आसपास के लोगों के साथ भी व्यवहार करेंगे, मुझे बस मामले में होना होगा।
बेशक, चिंता मत करो, मेरे पास पहले से ही तुम्हारे लिए जल्दी से योद्धा बनने का एक तरीका है, लेकिन तुम्हें मुझे समय देना होगा। जब समय आएगा, मैं स्वाभाविक रूप से आपको बताऊंगा, सू यून ने कहा। वांग लिंग ने सिर हिलाया। मुझे पता है, तुम्हें किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक है। अब जब मेरे पास पैसा है तो मैं भी अपना सपना पूरा करना चाहता हूं। जब मैं कॉलेज में था, तुमसे अलग होने के बाद मैं तीसरे और चौथे बच्चे ढूंढूंगा और हम अपना एक परिवार बनाएंगे। कंपनी। वांग लिंग हंसे। जैसे ही उसने सपनों के बारे में बात की, सू यून को दिलचस्पी हो गई। मैं इस बारे में अधिक चिंतित हूँ। हालांकि मैं आगे नहीं आ सकता, लेकिन मुझे कंपनी में एक निवेशक माना जाना चाहिए। मुझे नियमित रूप से सलाह देनी होगी। सू यून ने मजाक किया। हे, चिंता मत करो, कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक निश्चित रूप से आप ही हैं। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो सीधे मुझे बताएं, जब तक आपके पास धन है। हा हा हा। वांग लिंग हंसे। सू यून के ये कहने के बाद कि उसे क्या कहना चाहिए, वह अपने कमरे में लौट आए। अगले दिन 300 मिलियन आ गए। सू यून और वांग लिंग प्रत्येक के पास 150 मिलियन थे और वे रहने के लिए नए स्थानों की तलाश करने लगे। अब जब उनके पास पैसा है तो इसका आनंद न लेने का क्या मतलब है। इसके अलावा वांग लिंग और सू यून अब घर किराए पर नहीं लेना चाहते हैं और सीधे घर खरीदने की योजना बना रहे हैं। घर लगभग 12 मिलियन का है और लाखों से भी अधिक महंगा है, लेकिन जब तक पैसा पर्याप्त है, यह कोई समस्या नहीं है। सू यून ने विला खोजने की योजना नहीं बनाई थी। वह एक ऊंची इमारत ढूंढना चाहती थी क्योंकि यह यात्रा के लिए उपयुक्त थी। उसके और वांग लिंग के अलग होने के बाद वह मोटरसाइकिल नहीं ले सकती थी, इसलिए उसे निश्चित रूप से उड़ना होगा। सू यून ने अपना अनुरोध मध्यस्थ को भेजा और एजेंट से उसे उसके लिए इसे ढूंढने के लिए कहा। इसे पूरा करने में अधिकतम 3 दिन लगेंगे। इस समय के दौरान जियांगजू शहर अंडरकरंट था, क्योंकि विदेशी दुनिया के संप्रदायों ने अपने शिष्यों को जियांगजू शहर में भेजा था, जो सू यून को खोजने के तरीके खोजने की तैयारी कर रहे थे। वे फिलहाल सू यून के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन विदेशी ब्यूरो के लोग जानते हैं कि इन लोगों के पास विदेशी ब्यूरो के कर्मचारियों से सू यून के बारे में जानकारी प्राप्त करने के कई तरीके हैं। वैसे, न केवल विदेशी दुनिया के इन प्रसिद्ध संप्रदायों ने लोगों को यहाँ भेजा, तियानमेन को भी खबर मिली। इस तियानमेन के पास विदेशी दुनिया और विदेशी ब्यूरो में अपने मुखबिर थे। इस अवधि के दौरान सू यून मूल रूप से निगरानी में थी। सू यून और वांग लिंग के निवास के आसपास के सभी एक्सप्रेस सर्विस स्टेशनों को तियानक्सियाटोंग मुख्यालय के लोगों द्वारा बदल दिया गया था। जैसे ही सू यून ने समुदाय छोड़ा, वे जल्द से जल्द पुलिस को इसकी सूचना देंगे। जाओ ही, कोई रास्ता नहीं था। एलियन ब्यूरो मुख्यालय का यही मतलब था। सू यून एक टाइम बम था जो किसी भी समय फट सकता था। उस पर नज़र रखनी थी, लेकिन वह उसका बहुत करीब से पीछा नहीं कर सकती थी और केवल दूर से ही देख सकती थी। और उन्होंने उपग्रहों का भी उपयोग किया, जिस कारण उन्होंने सैटेलाइट का इस्तेमाल किया। निगरानी इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने सू यून की हवा में उड़ने की एक और क्षमता की खोज की। हालांकि यह क्षमता कोई बहुत खास तरीका नहीं है, लेकिन कुछ खास एलियंस होते हैं। ऐसी क्षमता भी है। एजेंसी सू यून ने उस दिन पाया कि उसने पहले से ही उसकी जांच के लिए कई स्थानों का चयन कर लिया था, लेकिन सू यून ने सीधे कहा कि उसे इसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि एजेंसी के परिचय से उसने पहले ही एक स्थान पर ताला लगा दिया था, जो तियानजियांग बिल्डिंग थी, जो जियांगजू के केंद्र में स्थित है। यह इमारत जियांगजू शहर की सबसे ऊंची आवासीय इमारत है, जो लगभग 150 मीटर ऊंची है। वर्तमान में शीर्ष मंजिल को खरीदने वाला कोई नहीं है, इसलिए सू यून ने सीधे इस जगह को चुना। लेकिन समस्या यहीं आती है। घर खरीदने के लिए एक आईडी कार्ड की आवश्यकता होती है, लेकिन सू यून का पिछला आईडी कार्ड बेकार होना चाहिए। उसे नए के लिए आवेदन करना होगा। उसे लगता है कि झाओ यी को ढूंढना जरूरी है और एलियन ब्यूरो को उसकी मदद करनी चाहिए। नमस्कार मिस्टर झाओ, मुझे किसी चीज़ में आपकी मदद चाहिए। यह मेरे आईडी कार्ड के साथ एक समस्या है। पिछले आईडी कार्ड का अब उपयोग नहीं किया जा सकता है। कृपया मुझे एक नया आईडी कार्ड प्राप्त करने में मदद करें। हाँ, एक पूर्ण आईडी कार्ड होना सबसे अच्छा है। पारिवारिक पृष्ठभूमि जैसी किसी पहचान के बिना आपको समझना चाहिए कि मेरा क्या मतलब है, सू यून ने कहा। झाओ यी को सू यून का अनुरोध मिलने के बाद उन्होंने संकोच नहीं किया। उन्होंने तुरंत जियांगजू सिटी पुलिस विभाग को फ़ोन किया और पुलिस स्टेशन से आईडी कार्ड मुद्दे को संभालने के लिए कहा। चूंकि वह एक विशेष माध्यम से जा रहा था, इसलिए वह अधिक से अधिक एक दिन तक प्रतीक्षा कर सकता था। इतना ही, शाम को सू यून ने वांग लिंग को बाहर बुलाया और एक हाई एंड रेस्तरां में गई। आखिरकार वे टूटने वाले थे। जब भी सू यून और वांग लिंग को किसी कारण से अलग होना पड़ता था तो वे ब्रेकअप भोजन करते थे। लगभग आधे घंटे बाद जियांगजू शहर के एक शीर्ष रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर सू यून, जिसने काले रंग की मध्य लंबाई की लेस कट पहनी हुई थी, और वांग लिंग, जिसने काला सूट पहना हुआ था, पहुंचे। उफ, जियांगजू शहर का सबसे महंगा हाई एंड रेस्तरां आ गया है। मैं लंबे समय से इसे आजमाना चाहता था।
दुर्भाग्य से मैं पहले गरीब था। वांग लिंग ने अपने सामने खूबसूरती से सजाए गए रेस्तरां को देखा और मुस्कुराए। ये सिर्फ रात के खाने के लिए है और मुझे इस तरह से तैयार होने की क्या ज़रूरत है। सू यून ने उसके पहनावे को देखा और बहुत असंतुष्ट होकर कहा, ये पोशाक वह पोशाक नहीं है जिसे सू रुइन ने पहले खरीदा था, बल्कि यह एक और पोशाक है जो थोड़ी अच्छी है। इस दौरान मौसम गर्म होने लगता है, इसलिए बिल्कुल भी ठंड महसूस नहीं होती है। बकवास, क्या तुम यहाँ खाना खाने आ रहे हो? तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने होंगे और अमीर होने का दिखावा करना होगा। ओह नहीं, अब हम अमीर माने जाते हैं। सच कहूं तो यह एक सपने जैसा है। वांग लिंग हंसे, मुस्कुराया। सू यून ने अपनी आंखें घुमाईं। बुरी बात है, आज मैं तुम्हारी इतनी परवाह नहीं करूंगा। चलो अंदर चलते हैं और अच्छा खाना खाते हैं। भाई, मैं कल जोंगजियांग जिले में चला जाऊंगा। सू यून ने कहा, ठीक है, मैं बाहर जाने से पहले आपके जाने तक इंतजार करूंगा। मुझे मेरी जगह मिल गई है। कल जाने से पहले मैं आपको विदा कर दूंगा। वांग लिंग हंसे। दोनों रेस्तरां में टहलते हुए गए। रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर वेटर भी सू यून और वांग लिंग से उनकी आवश्यकताओं के बारे में पूछने के लिए जल्दी से आया। उन दोनों को एक अलग निजी कमरा मिल गया। इस जगह की सजावट बहुत भव्य थी और यह सब क्रिस्टल से बना था, इसलिए यहाँ तक कि निजी कमरे भी पारदर्शी हैं। आखिरकार, जब आप खाने के लिए इस तरह की जगह पर आते हैं, तो यह मूल रूप से सिर्फ एक शानदार भोजन होता है, और भोजन अन्य स्थानों की तुलना में बहुत बेहतर नहीं होता है। दोनों के निजी कमरे में प्रवेश करने के बाद वेटर मेनू लेकर आया। सू यून को खाना ऑर्डर करने का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए यह मूल रूप से वांग लिंग द्वारा ऑर्डर किया गया था। ये वास्तव में महंगा है। वेटर, मैं उत्सुक हूँ। यहाँ खाना अन्य रेस्तरां की तुलना में 2 गुना महंगा है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अधिक महंगी हैं? वांग लिंग ने मेनू पर कीमतों को देखा और अवाक होकर पूछा। वेटर ने धैर्यपूर्वक समझाया, सबसे पहले सामग्री और फिर शेफ के कौशल। ऐसा लग सकता है कि वस्तुएं समान हैं, लेकिन लागत निश्चित रूप से समान नहीं है। ओल्ड वांग, बकवास करना बंद करो और आदेश दो। मैंने इस जगह पर खाने के लिए आने के लिए अपनी उपस्थिति का त्याग कर दिया है। सू यून ने असंतुष्ट होकर आग्रह किया। जब यह वांग लिंग बाहर आया तो उसने उसे बेहतर कपड़े पहनने के लिए कहा ताकि वह अधिक सम्मानित हो सके। उस समय सू यून उसे लात मारने से रोक नहीं सकी, लेकिन जब उसने सोचा कि यह लड़का अभी भी अकेला है, तो थोड़ी देर की उलझन के बाद वह संतुष्ट हो गया और सबसे अच्छा दिखने वाला पाया सू रुइन द्वारा खरीदा गया कपड़ों का टुकड़ा। ये वास्तव में सबसे सुंदर है, कम से कम एक पुरुष के दृष्टिकोण से। चिंता मत करो, ये और ये। वांग लिंग ने मेनू को देखा और ऑर्डर करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक साथ करीब 1 दर्जन व्यंजन का ऑर्डर दिया। इस भोजन की कीमत 10,000 युआन होगी। भोजन के बाद दोनों हमेशा की तरह बातें करने लगे। सू यून बेचैन लग रही थी। मुख्य कारण ये था कि जैसे ही वह अंदर आए, उसे लगा कि बहुत सारी निगाहें उस पर हैं, जिससे वह बहुत असहज हो गई, इसलिए ये थोड़ा संयमित लगता है। जब वह एक पुरुष थी तो इतने सारे लोग उस पर ध्यान नहीं देते थे। जब वह पहले बाहर आती थी तो अच्छे से तैयार नहीं होती थी और किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आज की पोशाक अभी भी सू रुइन द्वारा बनाई गई थी और सू यू को खुद नहीं पता था कि यह कैसे करना है। हे, ईमानदारी से कहूँ तो मैंने तुम्हें सिर्फ ठीक से तैयार होने के लिए कहा था। मैंने तुम्हें इतना बड़ा चढ़ाकर तैयार होने के लिए नहीं कहा था। वांग लिंग ने चिढ़ाया। चले जाओ, चुप रहो। क्या मैं सिर्फ तुम्हारे बुरे स्वाद को संतुष्ट नहीं कर रहा हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मत भूलो, मैं पहले एक आदमी था। सू यून ने तुरंत वांग लिंग की ओर देखा। ओह सचमुच, आज मुझे अपने आप पर बहुत गर्व है भाई। जब मैं अभी अंदर आया तो मैंने देखा कि कई लोग मुझे ईर्ष्या से देख रहे थे। वांग लिंग ने गर्व से कहा, मैं तुमसे बात करने में बहुत आलसी हूँ। मैं अचानक सोच रहा हूँ, अगर तुम एक महिला बन जाओ तो क्या तुम मेरा अनुरोध पूरा करोगी? सू यून ने पूछा। बिल्कुल, बिल्कुल संतुष्ट। मजाक कर रहा हूँ, यह मांगने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। वांग लिंग ने गंभीरता से उत्तर दिया। सू यून के मुंह का कोना कुछ देर के लिए हिल गया। दरअसल उन दोनों के बीच की भावनाएं ज्यादा नहीं बदली थीं। जब भी वे खाना खाते, वे एक दूसरे को चिढ़ाते और कुछ मजेदार बातें करते। मजाक के अलावा लंबे समय तक साथ रहने के बाद वे एक दूसरे की मौजूदगी के आदी हो गए थे। जब वे अचानक अलग हो गए तो उन दोनों को एक निश्चित हानि का एहसास हुआ। जल्द ही खाना आ गया, लेकिन सू यून की नज़रें हमेशा बाहर थीं। वे जहां बैठे थे वहां से वह सिर्फ बाहर का नज़ारा देख सकता था। उसने पाया कि वहां बहुत से लोग छुप छुप कर उनकी ओर ताक रहे थे। इस एलियन बयूरो के लोग वास्तव में मुझ पर नज़र रख रहे हैं। वे पूरे रास्ते मेरा पीछा करते हैं, इस डर से कि मैं कुछ बुरा करूंगा। सू यून ने असंतुष्ट होकर कहा। जब वांग लिंग ने यह सुना तो उसने भी बाहर की ओर देखा। अरे, मैं क्या कर सकता हूँ? आपकी शक्ति उन्हें डराती है।
इसे मत देखो, उन्हें अपने मूड को प्रभावित मत करने दो। चलो तुम्हें टोस्ट करते हैं। मैं तुम्हारी सुरक्षित यात्रा और उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं कामना करता हूँ कि भविष्य में तुम्हारे सभी सपने सच हों। वांग लिंग उन्होंने जूस उठाया और कहा, सू यून शराब नहीं पीता है और वांग लिंग निश्चित रूप से शराब नहीं पिएगा यदि वह बाइक चलाना चाहता है, इसलिए वह जूस पिएगा। वांग लिंग का रास्ता सू यून से अलग होना तय था। वांग लिंग एक सुरक्षित और स्थिर रास्ता अपना सकते थे, लेकिन भिक्षु बनी सू यून के लिए इतना स्थिर जीवन जीना मुश्किल था। आज रात उन दोनों ने बहुत खुशी से बातें की। उन्होंने लगभग हर चीज़ के बारे में बात की। उन्होंने हर उस चीज़ के बारे में बात की जिस पर चर्चा की जा सकती थी। शायद उन दोनों को लग रहा था कि आज के बाद वे दोबारा ऐसी खुशहाल बातचीत नहीं करना चाहेंगे। मौके शायद कम होंगे, इसलिए बातें करते करते शाम बीत गई। अगली सुबह जैसे ही सू यून उठी, उसका सेल फोन बज उठा। जब उसने इसे देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह झाओ यी थी, इसलिए वह जल्दी से दरवाजे की ओर चली गई। जैसे ही दरवाज़ा खुला, उसने झाओ यी को चेहरे पर मुस्कान के साथ दरवाजे पर खड़ा देखा। मिस सू, ये वही है जो आप चाहती हैं। मैं इसे आपके लिए लाया हूँ। ये बिल्कुल सच है। झाओ यी ने सू यून को एक नया आईडी कार्ड सौंपा। सू यून ने तुरंत इसे लिया और इस पर नज़र डाली। ये पुष्टि करने के बाद कि कुछ भी गलत नहीं है, उसने प्रश्न पूछे। यह इतनी छोटी सी बात है, श्री झाओ को यहाँ व्यक्तिगत रूप से आने के लिए परेशान क्यों किया जाए? क्या आपके पास मुझे बताने के लिए कुछ है? सू यून को लगा कि झाओ यी के पास उसे बताने के लिए कुछ है। झाओ यी एक पल के लिए झिझके। उसके पास सू यून को बताने के लिए कुछ था, लेकिन वह ये भी जानता था कि वह जो कहने जा रहा था वह शायद सू यून को पसंद नहीं आएगा। आप अंदर आकर बात क्यों नहीं करते? हर समय दरवाजे के बाहर खड़े रहना उचित नहीं लगता, सू यून ने कहा। हालांकि झाओ यी ने अपना सिर हिलाया और अंततः वही कहा जो वह कहना चाहता था। हमारे एलियन ब्यूरो को खबर मिली है कि विदेशी दुनिया के कुछ संप्रदायों ने लोगों को जियांगजू शहर में भेजा है और आपके मामलों की जांच कर रहे हैं या आपकी तलाश कर रहे हैं। मैं ये भी जानता हूं कि आप रहने के लिए नई जगह की तलाश में हैं। यदि आप हमारी मदद चाहते हैं स्ट्रेंजर ब्यूरो, हम आपके लिए सबसे उपयुक्त जगह ढूंढने की गारंटी देंगे और यह निःशुल्क होगा, झाओ यी ने कहा। झाओ यी ने इसे बहुत चतुराई से कहा, लेकिन वास्तव में उनका मतलब ये था कि आप खतरे में हैं। हम एलियन ब्यूरो आपको उन विदेशी संप्रदायों के संपर्क में नहीं आने दे सकते। हमें आशा है कि आप हमारे द्वारा व्यवस्थित स्थान पर रह सकेंगे। जब सू यून ने यह सुना तो उसने तुरंत अपनी बाहें पार कर लीं और झाओ यी की ओर निर्दयी भाव से देखा। श्रीमान झाओ, क्या आप एलियन ब्यूरो मुझे कैद करना चाहते हैं? सू यूनपी ने मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे बुरी हो गईं। मिस सू, हम भी यह नहीं चाहते, लेकिन आपकी शक्ति बहुत खास है। आप नहीं जानते कि परग्रही दुनिया में ये संप्रदाय स्वर्ग और मनुष्य की सत्ता के लिए कितने लालायित हैं। शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। यह आपकी शक्ति है, शायद ये धर्मनिरपेक्ष दुनिया और विदेशी दुनिया के पैटर्न को बदल देगी, झाओ यी ने गंभीरता से कहा। यह आदमी झूठ और झूठ के साथ बोलता था और उसके शब्दों में संकेत थे। सू यून को ऐसे व्यक्ति से बात करना नापसंद था। मुझे पता है कि मुझे अपने मामलों के बारे में क्या करना है। चिंता मत करो, अगर मैं न चाहूँ तो इस दुनिया में कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर मैं चाहूँ तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। वैसे भी आपने बहुत से लोगों को भेजा है। मेरे आसपास मुझ पर नज़र रखो, बस मेरी निगरानी करते रहो, और जब तक मैं तुम्हें दुखी करने के लिए कुछ नहीं करता तब तक आकर मुझे लापरवाही से काम करना मत सिखाओ। इसके अलावा विदेशी दुनिया में जो संप्रदाय हैं, अगर उनके मन में मेरे बारे में कोई विचार है तो उन्हें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। मेरी चीज़ें मेरी हैं और जो कोई भी उन्हें चाहता है उसे अपनी क्षमता पर भरोसा करना होगा। सू यून की आंखों से जानलेवा इरादे का पता चला। वह आमतौर पर समझ सकती थी कि झाओ यी ने क्या कहा। अरे, जियागुओ इस बिंदु तक विकसित हुआ है और अनगिनत कठिनाइयों से गुजरा है। लोग शांति और संतुष्टि से रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। मुझे आशा है कि शक्तिशाली क्षमताओं वाले विदेशियों को बुराई करने के लिए अपनी शक्तिशाली शक्ति पर भरोसा करने के बजाय आम लोगों की रक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए। निस्संदेह में क्या यह आपके बारे में नहीं है, लेकिन विदेशी दुनिया में हमेशा एक स्कूल रहा है और वे पृथ्वी को प्राचीन युग में लौटाना चाहते हैं जब इस पर एलियंस का शासन था, झाओ यी ने फिर कहा। जब सू यून ने यह सुना तो उसे तुरंत दिलचस्पी हो गई। उसे यह जानने की उम्मीद नहीं थी कि बहुत दूर के युग में एलियंस ने दुनिया पर शासन किया था। क्या आप भी किसी ऐसी घटना के बारे में जानते हैं जो बहुत पहले घटी थी? सू यून ने उत्सुकता से पूछा। मैं विशेष रूप से निश्चित नहीं हूँ। एक गोपनीय है। इसके अलावा ये काफ़ी पुराना है और इस बात के बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी भी नहीं है। यदि मिस सू को इस मामले में अधिक रुचि है तो वह हमारे स्ट्रेंजर ब्यूरो में शामिल होने पर विचार कर सकती हैं। इस मामले में मिस सू, आप भी जान सकती हैं कि हम स्ट्रेंजर ब्यूरो क्या जानते हैं।
झाओ यी ने सू यून को आमंत्रित करने का अवसर लिया। सू यून अवाक थी। उसे एलियन ब्यूरो में शामिल होने के लिए कहकर क्या यह उस पर बंधन नहीं डाल देगा? वह पहले से ही इस युग के पिरामिड के शीर्ष पर खड़ी है। वह खुद को क्यों रोके? ये बहुत अच्छा होगा यदि वह आम लोगों से बचकर वही कर सके जो वह करना चाहती है। यदि आप चाहते हैं कि वह आज्ञाकारी रूप से सामान्य जीवन जिए तो ये बिल्कुल असंभव है। मैं इस मामले पर विचार करूंगा, लेकिन अभी मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। खैर श्रीमान झाओ, मुझे मेरा आईडी कार्ड दिलाने में मदद करने के लिए धन्यवाद। अगर कुछ भी गलत नहीं होता है तो मुझे वही करना होगा जो मुझे करना है। सू यून ने कहा। अरे ठीक है, झाओ यी ने असहाय होकर कहा। ठीक वैसे ही झाओ यी घूमे और चले गए। जहां तक सू यून की बात है, उसने तुरंत दरवाजा बंद करके सू रुइन से बात करना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि 10,000 साल पहले क्या हुआ था इसके बारे में कोई नहीं जानता। सू यून को इसके बारे में और अधिक जानने का मौका मिलेगा। सू रुइन ने सू यून से कहा, मैं करूंगा, आपकी राय सही है। मैं पहले थोड़ा असहज था, लेकिन अब हमें जल्दी से लाओ वांग से अलग होना होगा। सू यून ने कहा, फिर एजेंसी को फ़ोन किया और एजेंसी को तैयार होने के लिए कहा। जल्द ही जांच करने जा रहा हूँ। मध्यस्थ ने पहले ही वहां घर के प्रभारी व्यक्ति से संपर्क कर लिया है और सू यून को केवल अनुबंध पर हस्ताक्षर करने और भुगतान करने की आवश्यकता है। फिर उसने चलती फिरती कंपनी को फ़ोन किया और उसका सामान उठाने में उसकी मदद करने लगी। चलती कंपनी के कई लोगों के कार्यों से सू यून की चीज़ों का तुरंत ध्यान रखा गया। उसके पास शुरुआत करने के लिए बहुत कुछ नहीं था। जहां तक उसकी बात है, वह सबसे पहले वांग लिंग के साथ तियानजियांग गार्डन गई। रास्ते में वांग लिंग बहुत उदास मूड में था और उसने अचानक बात करना बंद कर दिया। ओल्ड वांग, झाओ यी ने आज सुबह मुझे बताया कि विदेशी दुनिया पहले ही कार्रवाई कर चुकी है और अनुमान है कि वे जल्द ही हमारे दरवाजे पर आएंगे। सू यून ने कहा। जब वांग लिंग ने यह सुना तब भी वह बहुत चिंतित था। हालांकि वह जानता था कि सू यून बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन उसे नहीं लगता था कि सू यून इन खतरों से पूरी तरह डरती थी। तो फिर तुम्हें सावधान रहना होगा। अरे, मैं अब इनके बारे में बात नहीं करूंगा। जब मैं अजनबी बन सकता हूं और आपकी मदद कर सकता हूं तो मैं अन्य चीज़ों के बारे में बात करूंगा। वांग लिंग ने असहाय होकर कहा। वह वास्तव में सू यून के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहता था, लेकिन उसके पास क्षमता नहीं थी और बहुत अधिक सोचना बेकार था। चिंता मत करो, ये जल्द ही होगा, सू यून ने वादा किया था। लेकिन वास्तव में भले ही वांग लिंग तब तक एक अजनबी बन जाता है, सू यून के दोबारा उसके साथ रहने की संभावना नहीं है, क्योंकि वांग लिंग बहुत शक्तिशाली अजनबी नहीं बन सकता है। एक क्षण बाद तियानजियांग गार्डन के गेट पर सू यून और वांग लिंग कार से उतरे और उन्होंने देखा कि कोई गेट पर उनका इंतजार कर रहा है। वह एक महिला मध्यस्थ विक्रेता थी। जब उसने सू यून को देखा तो वह तुरंत भागी। हेलो मिस सू, मैं आपका मध्यस्थ विक्रेता हूँ। प्रक्रियाएं पूरी तरह पूरी कर ली गई हैं। आपको केवल बिल पर हस्ताक्षर करने और भुगतान करने की आवश्यकता है, विक्रेता ने कहा। ठीक है, मैं समझता हूँ, मुझे देखने के लिए ले चलो, सू यून ने संकेत दिया। इस तरह सेल्समैन सू यून को गंतव्य तक ले गया। ये वह जगह थी जहाँ जियांगजू शहर में अमीर लोग रहते थे। सू यून जो स्थान खरीदना चाहती थी वह चौथे आवासीय भवन की सबसे ऊपरी मंजिल पर था। रास्ते में सेल्सपर्सन यहाँ की रियल एस्टेट कंपनी को भी फ़ोन कर रहा था और उनके लोगों को आने के लिए कह रहा था। आखिरकार वह महज एक मध्यस्थ थी, संपर्क करने के लिए जिम्मेदार थी, बेचने के लिए नहीं। वे तीनों लिफ्ट लेकर सीधे ऊपरी मंजिल पर चले गए। प्रत्येक मंजिल पर केवल एक ही परिवार रहता था और क्षेत्र बहुत बड़ा था। ये बहुत अच्छा है, ये जगह आपके लिए बहुत उपयुक्त होनी चाहिए, ओल्ड सू, वांग लिंग ने कहा। जब तक सुश्री सू संतुष्ट हैं, रियल एस्टेट एजेंट के लोग जल्द ही यहाँ आएंगे। मैंने पहले ही प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं। मैं बाद में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करूंगी, महिला एजेंट ने कहा। यह एक बड़ा व्यवसाय है और उसे इस सौदे से कमीशन का एक हिस्सा मिलेगा। जल्द ही रियल एस्टेट एजेंट के लोग आ गए और सू यून ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। प्रमाण पत्र और चाबी मिलने के बाद ये स्थान आज से जियांगजू शहर में सू यून का घर बन गया। ये 10 मिलियन से भी ज़्यादा है। यदि सू यून इस स्थान पर अन्य मंजिलें खरीदती है तो ये केवल अधिक महंगी होगी, क्योंकि शीर्ष मंजिलें आमतौर पर बहुत सस्ती होती हैं। चूंकि यह एक ऐसी जगह है जहां अमीर लोग रहते हैं, घर का सारा फर्नीचर पेशेवर डिजाइनरों द्वारा डिज़ाइन और व्यवस्थित किया गया है, इसलिए यह बहुत सुंदर है और इसे नवीनीकृत करने या नई दैनिक आवश्यकताएं खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है। बाहरी लोगों के चले जाने के बाद वांग लिंग घर के आसपास घूमने लगा। इस स्थान पर मनोरंजन और प्रशिक्षण के लिए समर्पित कमरे हैं और ध्वनि इंसुलेशन प्रभाव प्रथम श्रेणी का है। चाहे आप कितना भी शोर मचाएं, नीचे वाले लोग आपकी बात नहीं सुन सकते। यहाँ एक विशेष बालकनी भी है जो अन्य मंजिलों पर उपलब्ध नहीं है। केवल शीर्ष मंजिल पर एक विशेष बालकनी है, लेकिन यदि आप डरपोक हैं तो वहाँ न जाना ही बेहतर है।
ये स्थान केवल टेम्पर्ड ग्लास द्वारा संरक्षित है, जो बहुत असुरक्षित लगता है, लेकिन वास्तव में भले ही आप इसे हथौड़े से मारें, आप इसे तोड़ने में सक्षम नहीं होंगे। ये टेम्पर्ड बुलेट प्रूफ ग्लास है, जो बहुत मोटा है और स्नाइपर राइफल के कवच को भी भेद सकता है। इस शीशे को कोई भी गोली भेद नहीं सकती। बेशक, यदि आप इसे विस्फोट करने के लिए तोपखाने के गोले का उपयोग करना चाहते हैं, तो यह निश्चित रूप से इसका सामना करने में सक्षम नहीं होगा। सू यून को हवा पसंद थी, इसलिए उसने सीधे कांच की खिड़की खोल दी। जब उसने उसे खोला तो हवा बहुत जोर से चल रही थी और हवा का झोंका बहुत ताज़ा था। क्या ये बढ़िया नहीं है? मुझे ये जगह पसंद है। सू रुइन भी बाहर चली गईं। यहाँ रहना निश्चित रूप से पहले के छोटे घर में रहने की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक है। कुछ देर बाद चलती कंपनी की कार नीचे पहुंची। उन्हें चीज़ों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए सू यून ने फ़ोन किया और उन्हें सीधे ऊपर लाने के लिए कहा। उसके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं थीं। सारी चीज़ें डिलीवर होने के बाद सू यून का कदम सफल माना गया। वांग लिंग ने सू यून को इन गंदी चीज़ों को रखने के लिए जगह ढूंढने में मदद की और फिर वह वापस जाने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ। अपने नए घर में जाने के बाद मैं भेज दूंगा आप पता। वैसे, जब मैं तुम्हारे आसपास नहीं होता तो तुम्हें काम करने से पहले थोड़ा अधिक सावधान रहना चाहिए। कुछ भी अनायास न करें। हालांकि मुझे दूसरों द्वारा रोका जाना पसंद नहीं है, लेकिन यह ज़िया साम्राज्य आखिरकार हमारा घर है। दूसरा बेटा, यदि कोई आवश्यक कारण न हो तो परायेपन को सहने की पूरी कोशिश करना। वांग लिंग ने निर्देश दिया। हाँ, मुझे पता है, मैं करूँगा। सू यून ने सिर हिलाया। इस तरह वांग लिंग सीधे घर चले गए। जहाँ तक स्ट्रेंजर बयूरो की बात है, सू यून एक नए निवास में चले गए और उन्हें नई व्यवस्था करनी पड़ी। श्री झाओ को रिपोर्ट करें, क्या लक्ष्य आधिकारिक तौर पर तियानजियांग गार्डन में स्थानांतरित हो गया है? शीर्ष मंजिल पर रहते हुए क्या हमारे लोग तियानजियांग गार्डन के आसपास के क्षेत्र में भी चले जाएंगे? तियानजियाटोंग कर्मचारी ने पूछा। ठीक है, मैं वहाँ की शाखा से बातचीत करूँगा। बस उस पर नज़र रखें, लेकिन फिर भी उस पर बहुत ज़्यादा नज़र न रखें। आपको बस ये देखने के लिए सतर्क रहना होगा कि क्या कोई अन्य अजनबी उससे मिलने आ रहे हैं। मुझे लगता है कि यह जल्द ही होना चाहिए। स्ट्रेंजर बयूरो के झाओ यी ने गंभीरता से कहा। ऐसे ही दिन बीत गया। सू यून ने अपना सारा सामान हटा दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है। एक पौधा पर्याप्त नहीं है, लेकिन बीज भी नहीं है। एकमात्र तरीका यह है कि इसका उपयोग इसके विकास को गति देने के लिए किया जाए। जो बीज उगाते हैं उन्हें दोबारा बोया जाता है। उसी समय आधी रात के करीब 12 बजे जियांगजू शहर में काम करने वाले तियानजियाटोंग के एक कर्मचारी पर अचानक हमला हो गया। ये कौन है? तियानजियाटोंग के इस कर्मचारी ने देखा कि कोई पीछे से आ रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह मुड़ पाता, वह बेहोश हो गया। जब वह दोबारा उठा तो वह पहले से ही गोदाम में था। मैंने 3 पुरुषों और महिलाओं को अपना चेहरा ढके हुए देखा, जो तियानजियाटोंग कर्मचारियों के सामने खड़े थे। आप? तियानजियाटोंग कर्मचारी जागते ही तुरंत संघर्ष करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से वह इस समय जंजीरों से कसकर बंधा हुआ था और बिल्कुल भी बच नहीं सका। तुम क्या कर रहे हो? मुझे बताओ। वह शक्तिशाली महिला एलियन जिसने कुछ समय पहले आपके जियांगजू सिटी एलियन बयूरो पर हमला किया था, वर्तमान में कहाँ रह रही है? भाई, हम आपके साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहते, इसलिए बेहतर होगा कि आप सच बता दें। जैकेट पहने एक युवक तियानजियाटोंग कर्मचारी के पास गया और मुस्कुराते हुए पूछा। जैसे ही तियानजियाटोंग के कर्मचारियों ने यह सुना, उन्हें पता चल गया कि आगंतुक कौन थे। वे अवश्य ही विदेशी दुनिया के लोग होंगे। आखिरकार उनके बॉस झाओ ने उन्हें पहले ही याद दिला दिया था कि इस अवधि के दौरान निश्चित रूप से विदेशी दुनिया से कोई होगा। संप्रदाय के लोग सू यून को देखने आए। वाह, तुम बहुत साहसी हो। सामान्य प्रशासन ने आपको बार बार आदेश दिया है कि आपको इधर उधर घूमने की अनुमति न दी जाए, लेकिन आप अभी भी यहीं हैं। तियानजियाटोंग कर्मचारी ने ठंडे स्वर में कहा। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आपका एलियन बयूरो हमारी एलियन दुनिया का बॉस है? हम आपको चेहरा देने के आदेश का पालन करते हैं। अगर हम नहीं सुनते तो आप क्या कर सकते हैं? मुझे बताओ, वह लड़की कहाँ रहती है? युवक ने अधीरता से पूछा। तियानजियाटोंग के कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। मुझे नहीं पता। अगर मुझे पता भी हो तो भी मैं आपको चोर नहीं बता पाऊंगा। तियानजियाटोंग के कर्मचारी ने ठंडे स्वर में कहा। यदि वे तीनों उसे देखकर कुछ नहीं कहते हैं तो वे कुछ नहीं कर सकते। मैं हिंसक नहीं होना चाहता था। क्या आपको लगता है कि अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो हम आपसे पता नहीं लगा पाएंगे? मत भूलो, विदेशी दुनिया में जानकारी प्राप्त करने के कई तरीके हैं। युवक ने बोलना समाप्त करने के बाद उस आदमी को पीछे छोड़ दिया और फिर एक हॉट फिगर वाली महिला वहां आई। भाई चलो, बताओ वह लड़की कहाँ रहती है ना? ये हॉट दिखने वाली सुंदरी उस आदमी के सामने बैठ गई, उसकी ठुड्डी पकड़ ली और उसे सीधे उसकी ओर देखने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। गुलाबी चमक।
यह महिला आकर्षण की कला का अभ्यास करती है, जो मानवीय चेतना पर हमला करने की एक विधि है। ये विश्व प्रसिद्ध छोटा भाई एक साधारण अजनबी था। वह इस महिला के आकर्षण को कैसे रोक सकता था? वह तुरंत अपनी दृष्टि खो बैठा और उसे वह सब कुछ बता दिया जो वह जानता था। हाँ, मुझे ये बताने के लिए धन्यवाद। सो जाओ, अच्छी नींद के बाद तुम सब कुछ भूल जाओगे। महिला ने इस छोटे भाई को आध्यात्मिक सुझाव दिया और फिर वह सो गया। यह एक सौम्य तरीका माना जाता है, इसलिए ये लोग परग्रही दुनिया में एक निश्चित संप्रदाय के परदेशी होने चाहिए। ठीक है, हमने इसे ढूंढ लिया। ये जियांगलिंग जिले में है। महिला ने अपनी रणनीति वापस ले ली और अपने साथी से कहा, जियांगलिंग जिला, तो फिर समय बर्बाद मत करो, जल्दी करो और देखो। मास्टर ने कहा कि इस बार विदेशी दुनिया के सभी गुटों को भेजा जा सकता है, यहाँ तक कि तियानमेन के राक्षसों के समूह को भी भेजा गया है। ये लड़की हमारे ताओवादी संप्रदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें वह जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जो हमारा संप्रदाय उससे चाहता है, इससे पहले कि दूसरे उसे ढूंढ लें, और निश्चित रूप से उसे पकड़ना सबसे अच्छा है, प्रमुख व्यक्ति ने कहा। इतना कहने के बाद उन तीनों ने तियानजियाटोंग के कर्मचारियों को जाने दिया और रात भर गोदाम से चले गए। ये गोदाम मूल रूप से वह गोदाम था जहां तियानजियाटोंग ने एक्सप्रेस डिलीवरी का भंडारण किया था। लगभग 2 बजे वे उस समुदाय में पहुंचे जहां सू यून और वांग लिंग रहते थे। हालांकि सू यून अब यहाँ नहीं थी, लेकिन वांग लिंग अभी भी यहाँ थी। सू यून और वांग लिंग की चलती गति अभी भी बहुत धीमी थी। वांग लिंग मुसीबत में था। इन लोगों को पहले से ही पता था कि उनका निवास कहाँ है। अभी भी समय है, झो शेंग को निगरानी से छुटकारा मिल जाए, अग्रणी युवक ने दूसरे व्यक्ति से कहा। झो शेंग नाम के व्यक्ति ने तुरंत सिर हिलाया। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और समुदाय की निगरानी प्रणाली को हैक कर लिया और फिर सभी निगरानी प्रणालियों को हैक कर लिया। परग्रही दुनिया का यह एलियन काफ़ी उन्नत है और हैकिंग कौशल जानता है। सभी निगरानी कैमरों को हैक करने के बाद वे समुदाय में घुस गए और अंततः उस स्थान पर पहुंचे जहां वांग लिंग रहता था। जहां तक दरवाजे के ताले की बात है तो यह उनके लिए बताने लायक भी कम था। झो शेंग नाम के व्यक्ति ने लापरवाही से तार का एक टुकड़ा निकाला और सुरक्षा द्वार को खोल दिया। ताला खोलकर वे तीनों चुपचाप कमरे में दाखिल हो गए। वर्तमान में वांग लिंग अभी भी गहरी नींद में सो रहा है। अंदर आने के बाद उन्होंने पहले इसे महसूस किया, फिर अपना सिर हिलाया, जिससे संकेत मिला कि यहाँ कोई अजनबी नहीं है, इसलिए उन्होंने कमरे की फिर से जांच की। सू यून का कमरा खाली था जबकि वांग लिंग सो रहा था। खाली। मुझे अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार लड़की को यहीं रहना चाहिए, महिला फुसफुसाए। अन्य 2 लोगों ने भौहें चढ़ा दी और अपना ध्यान अगले कमरे में वांग लिंग की ओर लगाया। लियू मेई, आगे बढ़ो और उसे मत जगाओ, आगे चल रहे युवक ने फिर महिला को इशारा किया। लियू मेई नाम की महिला तुरंत कमरे में चली गई। वह वांग लिंग के पास आई जो गहरी नींद में सो रहा था और अपने आकर्षण का प्रयोग करने लगी। ये खूबसूरत महिला बस वांग लिंग के पास जाने वाली थी और उस पर अपने आकर्षण का इस्तेमाल करने वाली थी, लेकिन इस समय कुछ अप्रत्याशित हुआ। वांग लिंग ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और खूबसूरत महिला की गर्दन को गले लगा लिया। अचानक हुई इस हरकत के कारण ये खूबसूरत महिला लगभग गिरने ही वाली थी। सुंदरी डर के मारे चिल्ला उठी और बड़ा वाला अभी भी पीछे था। वांग लिंग ने महिला को नीचे गिराने के बाद उसके शरीर पर एक पैर रख दिया, जिससे वह बिल्कुल भी हिलने डुलने में असमर्थ हो गई। लियू मेई का चेहरा तुरंत गर्म हो गया। उसने हिलने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह महसूस कर सकती थी कि वांग लिंग की हरकतें बेहोश थीं और वह बिल्कुल भी नहीं जागी थी। एक छेद, अरे यार, मैं इसे सहन कर सकता हूँ, मैं इसे सहन कर सकता हूँ। जैसे ही उसने वांग लिंग को देखा, लियू मेई की आंखें आग उगलने वाली थीं। हालांकि वह आकर्षण कौशल का अभ्यास करती है और बहुत आकर्षक कपड़े पहनती है, वह निश्चित रूप से एक युवा लड़की है। वांग लिंग ने उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ रखा था, वह कैसे क्रोधित नहीं होती। दरवाजे के बाहर 2 लोग निगरानी कर रहे थे और उन्होंने यह नहीं देखा कि अंदर क्या हो रहा है। लियू मेई अपने दिल में झुंझलाहट महसूस किए बिना नहीं रह सकी और उसने फिर से आकर्षण मंत्र का उपयोग करना शुरू कर दिया। जब तक वांग लिंग जादू के जादू से प्रभावित था तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन वे फिर भी किसी को यह नहीं बता सकते थे कि वे यहाँ आए थे, इसलिए बेहतर होगा कि वे वांग लिंग को न जगाएं। उठो मत, आखिरकार वे सामान्य लोग हैं और उनकी पहचान विदेशी दुनिया में सामान्य लोगों के सामने प्रकट होने की अनुमति नहीं है। लियू मेई ने अनिच्छा से गुलाबी गैस का एक और वांग लिंग के लार टपकाते चेहरे की ओर थूक दिया। वांग लिंग को नींद में ये गंध महसूस होने के बाद वह और भी अधिक सो गया। फतारान कन कह्यू, तुमने मेरा फायदा उठाया। जब लियू मेई को यकीन हो गया कि वांग लिंग को धोखा दिया गया है तो वह इसे और सहन नहीं कर सकी। उसने वांग लिंग को लात मार दी और फिर गुस्से में शाप दिया। दरवाजे के बाहर मौजूद लोगों ने सुना कि अंदर कुछ चल रहा है, इसलिए वे तुरंत जांच करने के लिए वहां आए। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि लियू मेई ने लाइट चालू कर दी थी और वांग लिंग को डांट रही थी जो सो गया था। लियू मेई को क्या दिक्कत है?
वे दोनों थे तब, हालांकि वे बात कर रहे थे लेकिन उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी। इस आदमी ने अभी मेरा फ़ायदा उठाया। उसने सोते समय मेरा फ़ायदा उठाया। उसने मुझे इतना गुस्सा दिलाया कि मैं उसे पीटना चाहता था, लियू मेई ने गुस्से में कहा। वे दोनों अवाक लग रहे थे लेकिन वे क्रोधित थे और वे यहाँ अधिक समय तक नहीं रह सकते थे। ओह, बकवास बंद करो और जल्दी से उससे पूछो कि वह लड़की कहाँ गई थी, अग्रणी युवक ने आग्रह किया। लियू मेई केवल अपना गुस्सा रोक सकी और फिर से वांग लिंग के पास आए, उसके कान में झुकी और सुयू के बारे में पूछने लगी। सबसे पहले वांग लिंग ने सहजता से लियू मेई द्वारा पूछे गए प्रश्नों के बारे में बताया। लेकिन जब लियू मेई ने सू यून से पूछा कि वह कहाँ रहती है तो कुछ अप्रत्याशित हुआ। वांग लिंग की चेतना अचानक मजबूत हो गई और उसने लियू मेई के आकर्षण का विरोध करना शुरू कर दिया। तुम कौन हो? दूसरे बच्चे के घर के बारे में क्यों पूछ रहे हो? निकल जाओ यहाँ से, वांग लिंग बेवजह गुस्से में चिल्लाया और वास्तव में लियू मेई के आकर्षण को कम कर दिया। लियू मेई को ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर हथौड़े से हमला किया गया हो। वह मदद नहीं कर सकी लेकिन पीछे झुक गई और उसकी चेतना गर्जना करने लगी। अरे नहीं, इस बदबूदार आदमी ने वास्तव में मेरे आकर्षण कौशल को उजागर किया है। जब लियू मेई को एहसास हुआ कि वह क्या कर रही है तो उसने कठोर अभिव्यक्ति के साथ कहा। बाकी दो लोग भी स्तब्ध रह गए। उन्हें यकीन था कि वांग लिंग एक सामान्य व्यक्ति था, लेकिन यह नकली था कि एक सामान्य व्यक्ति किसी एलियन के मानसिक हमले का सामना कर सकता है। क्या कोई और तरीका है? अग्रणी युवक ने पूछा। लियू मेई ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तो अपनी ताकत बढ़ाओ, लेकिन मुझे रंग का थोड़ा त्याग करना होगा। पहले तुम बाहर जाओ। दोनों ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर चले गए। दोनों के चले जाने के बाद लियू मेई ने वांग लिंग को नाखुशी से देखा। धिक्कार है, तुम बहुत बदबूदार आदमी हो। लियू मेई ने एक गहरी सांस ली और फिर से वांग लिंग के पास आई, जैसे वह वांग लिंग से शादी करना चाहती हो। लेकिन जब उसने वांग लिंग की लार देखी तो वह इसे और नहीं रोक सकी। रजाई से वांग लिंग के मुंह से लार पोंछने के बाद वह शर्मा गई और वांग लिंग को चूम लिया। इस बार वांग लिंग की चेतना उसे रोक नहीं सकी, लेकिन उसकी भावना में ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई वास्तविक सपना देखा हो। सपने में वह एक खूबसूरत महिला के साथ प्रेम संबंध बना रहा था। वह सुंदर स्त्री उसके साथ खेल रही थी और उससे प्रश्न पूछ रही थी। ऐसी परिस्थितियों में एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वांग लिंग को अपना दिमाग रखना मुश्किल हो गया और अंततः सुयू के ठिकाने का खुलासा किया। लियू मेई को खबर मिलने के बाद उसने तुरंत वांग लिंग को जाने दिया, फिर कमरे से बाहर भाग गई और बाथरूम में चली गई, जहां उसने उल्टी की। ओह, लियू मेई को उल्टी हुई और उसने अपना मुंह धोने के लिए पानी पिया। कई बार आगे पीछे जाने के बाद मैं चेहरे पर ठंडे भाव के साथ बाथरूम से बाहर चला गया। क्या क्या हो रहा है? ये पहली बार था जब अन्य दो लोगों ने लियू मेई को इतनी गड़बड़ी में देखा। बकवास मत करो, मैंने बहुत त्याग किया है। क्या आप ये जानते हैं? जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने इस बदबूदार आदमी को अपना पहला चुंबन दिया। लियू मेई थोड़ा पागल था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मनमोहक जादुई आवाज़ को कोई साधारण व्यक्ति तोड़ देगा। यदि आकर्षण टूट गया है तो वह केवल अधिक परिष्कृत तरीकों का उपयोग कर सकती है। एक आदमी की इच्छा जगाकर उसने दूसरे व्यक्ति की आध्यात्मिक सुरक्षा को कम कर दिया, इसलिए उसने वांग लिंग को चूम लिया। तो फिर तुम्हें खबर मिली। वे दोनों बहुत बड़े थे। हमें मिल गया, चलो चलते हैं। लियू मेई ने सिर हिलाया। खबर मिलने के बाद दोनों लोगों ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, लाइटें बंद कर दी, अपनी यात्रा के निशान साफ किए और फिर वांग लिंग के आवास से चले गए। अगले दिन भोर में वांग लिंग धीरे धीरे उठा। यह आरामदायक है। ओह माय, कल का ये सपना बहुत ताज़ा था। ये वास्तविक लग रहा था। जैसे ही वांग लिंग उठा, उसका चेहरा अंतहीन स्वाद से भर गया और वह अपने होठों को चाटने से खुद को नहीं रोक सका। मुंह में हमेशा एक विशेष सुगंध बनी रहती है। अजीब बात है, इतनी सुगंधित गंध क्यों है? वांग लिंग ने अपनी नाक सूंघी। वैसे भी उसे लगा कि उसके शरीर और बिस्तर पर किसी औरत की गंध आ रही है। कोई रास्ता नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरा भाई कल रात वापस आ गया? हो, असंभव, असंभव। वांग लिंग, तुम किस बारे में सोच रहे हो? दूसरा बच्चा, दूसरा भाई, अपने भाई को दोष मत दो। ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। ये सब सिर्फ एक आदमी की प्रवृत्ति है। वांग लिंग ने अजीब ढंग से कहा। अगर इस आदमी को पता था कि उसने वास्तव में नींद में एक महिला के साथ निकट संपर्क किया था, तो मुझे नहीं पता कि उसकी अभिव्यक्ति क्या थी जैसा होगा। आज शाही समाधि भी चल रही है, इसलिए मैं जल्दी उठ गया। जहां तक पिछली रात के 3 लोगों की बात है, वे अब तियानजियांग गार्डन के बाहर आ गए हैं। बेशक इन तीनों में से किसी ने भी आज अपना चेहरा नहीं ढका हुआ है। वे उन्हें रात में तो ढक सकते हैं, लेकिन दिन में नहीं। दिन के दौरान ऐसा करने से केवल अधिक ध्यान आकर्षित होगा। वे तीनों तियानजियांग गार्डन के सामने एक नाश्ते की दुकान के सामने बैठे थे। उन तीनों ने अपने मुखौटे उतार दिए और ये देखा जा सकता था कि वे सभी युवा थे। उनकी उम्र 20 और 30 के आसपास थी।
खासकर बरगंडी हिप हगिंग स्कर्ट पहनने वाली खूबसूरत महिला। ये सुंदरता वह महिला है जिसका वांग लिंगमैंग ने कल फायदा उठाया था, लियू मेई। उनमें से 3 विदेशी दुनिया में यिन और यांग संप्रदाय से आए थे और नेता गुओ हाओ थे। पूरी रात काम करने के बाद मैं थक गया हूं और भूखा हूं। उन तीनों ने तियानजियांग गार्डन को घूरते हुए खाना खाया। उन्होंने वहां जाने की हिम्मत इसलिए नहीं की क्योंकि उन्हें तियानक सियाटोंग के कई कर्मचारी मिले थे। तुम थके हुए क्यों हो? मैं ही हूं जो पीड़ित हूं, ठीक है। 20 से अधिक वर्षों में मेरा पहला चुंबन बिना किसी कारण के एक अजीब आदमी को दिया गया था। मैं बहुत गुस्से में था। लियू मेई को नहीं पता था कि वह अपने अवसाद को कैसे व्यक्त करें। आप जो हेहुआन दाओ का अभ्यास करते हैं, क्या आपको अब भी इसकी परवाह है? गुओ हाओ पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लियू मेई स्तब्ध थी। हेहुआन रोड में क्या खराबी है? मैं इतना लापरवाह नहीं हूँ। गुओ हाओ और जोऊ शेंग मुस्कुराए। दिन के दौरान निश्चित रूप से उनके पास तियानजियांग गार्डन के करीब जाने का कोई मौका नहीं था। वे केवल रात तक ही प्रतीक्षा कर सकते थे। वे रात तक सोने के लिए निकटतम होटल ढूंढने जा रहे थे। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वे यहाँ अकेले नहीं हैं। पिछली रात तियानजियाटोंग मुख्यालय के 2 कर्मचारी डिलीवरी पॉइंट पर मारे गए जहां वे रह रहे थे, और वे 2 लोग पहले सू को देख रहे थे। तो मुझे पता था कि सू यून तियानजियांग गार्डन में चली गई थी। ये तियानजियांग गार्डन के सामने किसी इमारत के शीर्ष पर नहीं है। यहाँ 5 पुरुष और महिलाएं अलग अलग स्टाइल में कपड़े पहने खड़े हैं। ये लोग तियानमेन के हैं। अग्रणी अधेड़ उम्र का व्यक्ति दूरबीन से उस इमारत को देख रहा था जहां सू यून रहती थी। स्थान तो मिल गया है, लेकिन दूसरी पार्टी के करीब कैसे जाएं? खबरों के मुताबिक यह महिला एक उंगली से एक्स लेवल एलियन को उड़ा सकती है। हम ऐसी शक्ति के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं? तियानमेन के 5 लोग, मुझे लगता है कि यह मिशन थोड़ा मुश्किल है। ये 5 लोग सभी तियानमेन के ए लेवल एलियंस हैं और उन्हें तियानमेन की सबसे विशिष्ट टीम कहा जा सकता है। ये 5 लोग हैं सबसे बड़े तान जेइन, दूसरे शेंगसी, तीसरे सुन यू, चौथे डू रुवान और 5वें झाओ यंग। हम 5ओं के सहयोग से हम यहाँ तक की जीत भी सकते हैं। तरीके ऐसे स्तर पर नहीं है जिनसे बिल्कुल भी निपटा नहीं जा सकता है ना? झाओ यंग ने पूछा। मुझे कैसे पता? इस महिला की क्षमता की वर्तमान समझ 2 वीडियो तक ही सीमित है और ऐसा लगता है कि वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग किए बिना इसे आसानी से कर सकती है। एक्स स्तर में कमजोर लोग हैं। उदाहरण के लिए, लेई ज़ैंटियन उसे हरा नहीं सकता। सोंग यिक्सू और सोंग यिक्सू निश्चित रूप से मेंगजुन से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। टेन जेन ने कहा। वे अब भी इस सच्चाई को समझते हैं। उन 5ओं को सामान्य एक्स लेवल लोगों से निपटने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन वे शक्तिशाली एक्स लेवल एलियंस से निपट नहीं सकते हैं। वैसे विदेशी दुनिया में केवल कुछ एक्स स्तर के एलियंस ही नहीं हैं। आइए उनकी बात न करें जो दुनिया में छुपे हुए हैं। बस ये कहें कि उनके तियानमेन में 3 एक्स स्तर के लोग हैं और उनके तियानमेन में 30 या 40 लोग हैं जो उन्हें जानते हैं। आप पहले से ही यहाँ हैं। आप दूसरों के आपके दरवाजे पर आने का इंतजार नहीं कर सकते। आपको ये जांचने के लिए पहल करनी चाहिए कि क्या हमारे पास जियांगजू शहर में कोई और है? शेंगसी ने पूछा। जैसे ही शेंगसी ने अपना मुंह खोला, टेन जेन को पता चल गया कि उसका क्या मतलब है। वह चाहता था कि कमजोर तियानमेन सदस्य प्रयास करें। होना चाहिए। मैं कुछ सीबी स्तर के सदस्यों से प्रयास करने के लिए कहूँगा, टेन जेन ने व्यक्त किया। इतना कहने के बाद उसने दोबारा फ़ोन करना शुरू किया और उसे नहीं पता था कि वह किससे बात कर रहा है। बातचीत के बाद टेन जेन ने तुरंत अन्य 4 लोगों को ठीक का इशारा किया, जिसका मतलब था कि आज रात उनके तियानमेन में कोई सुयून को परेशान करने वाला था। सुयून को फिलहाल ये सब नहीं पता, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं है। जो कोई भी परेशानी पैदा करने की हिम्मत करता है वह उससे निपट सकता है। उसी मैनसमय के साथ मारे गए 2 तियानजियाटोंग कर्मचारियों को येरेन बयूरो में भेज दिया गया है और झाओ यी कर्मचारियों के निकायों की स्थिति की जांच कर रहे हैं। क्या ये हड्डी भेदने वाली सुई है? झाओ यी ने उनके सिर से 2 छोटी चांदी की सुइयां निकालीं। जैसे ही उसने ये चीज़ देखी, झाओ यी को पता चल गया कि यह किसने किया है। हड्डी को भेदने वाली सुई कोई खास चीज़ नहीं है, यह आम लोगों के लिए सिर्फ एक लोहे की सुई है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ है उपयोगकर्ता। हड्डी को भेदने वाली सुई का उपयोगकर्ता तियानमेन के 5 दोस्तों में से सुन यू है। तियानमेन के 5 दोस्तों ने हमेशा एक साथ काम किया है। दूसरे शब्दों में, ये 5 लोग जियांगजू शहर में आ चुके हैं और शायद पहले से ही जानते होंगे कि सुयून कहाँ रहती है। क्या ये सुन यू है? धिक्कार है, तियानमेन के लोग फिर से यहाँ हैं। ये दोनों भाई पहले भी मिस सू पर नज़र रख रहे हैं। शायद वे यहाँ मिस सू को निशाना बनाने के लिए आए हैं। लेई हू ने कहा, मैं पहले सू यून को नमस्ते कहने के लिए बुलाऊंगा और देखूंगा कि उसका क्या मतलब है। झाओ यी ने असहाय होकर कहा। इस समय सू यून गहने और सौंदर्य प्रसाधन खोल रही थी। खरीदे जाने के बाद से उन्हें अनपैक नहीं किया गया था।
अगर आज उसके पास समय होता तो वह निश्चित रूप से इन सभी पैकेजों को सुलझा लेती। डोंग डोंग डोंग, लेकिन तभी फोन बज उठा। सू यून ने अपने फोन पर नजर डाली और पाया कि यह झाओ यी था। हालांकि वह झाओ यी से बहुत नाखुश थी, फिर भी उसे कॉल का जवाब देना पड़ा। अरे मिस्टर झाओ, क्या बात है? सू यून ने पूछा। मिस सू, कल रात हमारे 2 कर्मचारी मारे गए। जिन लोगों ने ऐसा किया वे तियानमेन संगठन से थे और उन्हें 5 स्तर के एजेंडियों को भेजना चाहिए था। इन 5 लोगों को तियानमेन के 5 दोस्त के नाम से जाना जाता है। साथ में वे हमला कर सकते हैं। सामान्य एक्स स्तर के एलियंस को मारते समय सावधान रहें, हो सकता है कि उन्हें पहले से ही पता हो कि आप कहाँ रहते हैं। झाओ यी ने कहा। जब सू यून ने यह सुना तो उसने तुरंत वांग लिंग की स्थिति के बारे में पूछा। क्या आपने शाही कब्र पर नजर रखने के लिए किसी को भेजा था? सू यून ने पूछा। सू यून को इन लोगों की परवाह नहीं थी, लेकिन सू यून को शाही कब्र की सुरक्षा की परवाह थी। जब झाओ यी ने यह सुना तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। यह आपके चले जाने के बाद हमारे लोग भी निकल गए, झाओ यी ने बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ कहा। सू यून चिंतित थी और फिर उसने तुरंत वांग लिंग की स्थिति के बारे में पूछने के लिए फ़ोन किया। अरे दूसरे भाई, तुम्हें इतनी जल्दी मेरे भाई की याद क्यों आ रही है? वांग लिंग की आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे वह फ़ोन पर पिटना चाहता हो। यह आवाज़ सुनकर सू यून ने राहत की सांस ली। ओल्ड वांग, जल्दी से बाहर निकलो, तुम्हारी जगह अब सुरक्षित नहीं है। सू यून ने याद दिलाया। मैं दूर चला गया हूं और फिलहाल अपने नए घर में अपना सामान पैक कर रहा हूं। वांग लिंग ने उत्तर दिया। हाँ, वांग लिंग दूसरे क्षेत्र में चला गया है, वह भी झोंगजियांग जिले में। झोंगजियांग जिला सबसे समृद्ध क्षेत्र है, लेकिन जहां सू यून रहता है वहां से ये थोड़ा दूर है। अच्छी बात है। सू यून ने सिर हिलाया और फ़ोन रख दिया। उसे लगा कि वह वांग लिंग को वहां अकेले नहीं रहने दे सकती। उसे वांग लिंग के लिए अपनी सुरक्षा के लिए कुछ लाना था। हालांकि वह अभी भी झाओ यी को निर्देश देना चाहती थी, इसलिए उसने झाओ यी को फिर से बुलाया और समझाया कि उसका क्या मतलब है। झाओ यी ने इसे समझा और वांग लिंग की सुरक्षा के लिए किसी को उसके आवास पर भेजा। ये सब करने के बाद सू यून फिर से शांत हो गई। वह रात में ये देखने के लिए टहलने जा रही थी कि कोई गलत इरादे वाला तो नहीं है। दिन तेजी से बीत गया और शाम ढलने और रात होने के तुरंत बाद सू यून ने वह पोशाक पहनी जो सू रुइन को पहले पसंद थी और बाहर निकल गई। रात में उसकी पहचान छुपाने के लिए काले कपड़े उपयुक्त थे। सू यून आसमान में ऊंचे तैरते हुए जमीन पर हर जगह देखती रही। यहाँ सू रुइन के साथ अगर तियानक्सियाटोंग के अलावा कोई और होता तो वे निश्चित रूप से इसे छिपा नहीं पाते। निश्चित रूप से घूमने के बाद सू यून को कुछ डरपोक लोग मिले। ये लोग दीवार पर चढ़ गए और एक अन्य निगरानी अंधे क्षेत्र से समुदाय में प्रवेश कर गए। आम लोगों के लिए इस पर चढ़ना मुश्किल जरूर है, लेकिन अजनबियों के लिए यह आसान है। दूसरी तरफ कुल 6 लोग थे और उनका आभामंडल कमजोर नहीं था। इन 6 लोगों को तानजेन द्वारा सू यून का परीक्षण करने के लिए लाया गया था। सू यून ने बस इन 6 लोगों को दूर से देखा और निश्चित रूप से ये 6 लोग आखिरकार उस इमारत में घुस गए जहां वह था। ये दिलचस्प है कि वे इतनी जल्दी आ गए। मैं देखना चाहता हूं कि किस तरह की चीजें आ रही हैं। सू यून वापस लौट आई उसका आवास और इन 6 लोगों के आने का इंतजार किया गया। 6 लोग खुले तौर पर लिफ्ट में चढ़े। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें पहचाने जाने का कोई डर नहीं था। भाई हॉन, क्या इस बार हमारा मिशन सिर्फ ऊपरी मंजिल पर एक लड़की को पकड़ना है? 6 लोगों में से एक ने पूछा। ठीक है, लक्ष्य सू यून नाम की एक लड़की है। विश्वसनीय जानकारी के अनुसार दूसरा पक्ष एक मजबूत अजनबी होना चाहिए। होंगे नाम के नेता ने शांति से कहा। उन्हें लगा कि ये मिशन कुछ खास नहीं है, बस एक लड़की को पकड़ना है। ये ब्रदर होंग एक बी लेवल एलियन है और उसे एक मास्टर माना जाता है, इसलिए उसे घर पर अन्य 5 सी लेवल एलियन से निपटने का आत्मविश्वास है, भले ही लक्ष्य बी लेवल हो। 6 लोग तुरंत उस मंजिल पर पहुंचे जहां सू यून रहता था और उसी समय एलियन ब्यूरो ने भी इन 6 लोगों की खोज की। क्या ये तियानमेन होंगजेन नहीं है? एलियन ब्यूरो के निगरानी कक्ष में होंग उपनाम वाले व्यक्ति की पहचान की गई। इस व्यक्ति ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वह तियानमेन का सदस्य है। निगरानी कक्ष में मौजूद लोगों ने तुरंत झाओ यी को खबर दी, जिन्होंने तुरंत तियानक्सियाटोंग के कर्मचारियों को उस इमारत में जाने का आदेश दिया जहां सू यून स्थित था। बेशक वह सू यून को याद दिलाने के लिए उसे फ़ोन करना चाहता था, लेकिन सू यून ने पहले ही फ़ोन रख दिया था। धिक्कार है, तुमने फ़ोन क्यों काट दिया? यह महिला बहुत आत्मविश्वासी है। क्या वह सचमुच किसी चीज़ से नहीं डरती? झाओ यी को पता था कि सू यून ने स्पष्ट रूप से जानबूझकर फ़ोन काट दिया था। 6 लोग सू यून के घर के दरवाजे पर आए, लेकिन अजीब बात यह थी कि दरवाज़ा बंद नहीं था और दरवाज़ा खुला था, जिससे 6 लोग भ्रमित हो गए। तुमने इतनी रात को दरवाज़ा बंद क्यों नहीं किया? ये छोटी लड़की बहुत बहादुर है। होंग जेन स्तब्ध रह गया।
दरवाज़ा खुला छोड़ना अच्छा है, इसलिए हम दरवाज़ा खोलने में समय बर्बाद नहीं करते। भाई होंग, चलो अंदर चलें, किसी ने आग्रह किया। होंग जेन ने ज़्यादा नहीं सोचा और उन पांचों को सीधे दरवाजे के अंदर ले गया। प्रवेश करने के बाद वहां एक विशाल बैठक कक्ष था और जिस व्यक्ति की वे तलाश कर रहे थे वह वर्तमान में बैठक कक्ष में सोफे पर बैठा था और उन पांचों को मुस्कुराते हुए देख रहा था। दूर से दोस्त मिलना बहुत अच्छा है, मैं अपने नए घर में आपका स्वागत करता हूँ। सू यून ने मुस्कुराते हुए स्वागत किया। होंग जेन स्तब्ध रह गया। वह नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन सू यून की आंखों से मिलने के बाद उसे बेवजह बेचैनी महसूस हुई। आप सू यून हैं, ठीक है, हमारे साथ आओ, आप सुंदर लग रही हैं, हम वयस्क लोग आपको धमकाना नहीं चाहते हैं। होंग जेन ने बात नहीं की, लेकिन उसका छोटा भाई पहले बोला। और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, सू यून हंसना चाहती थी। तुम्हारा अनुसरण करें, मैं ये भी नहीं जानता कि तुम कौन हो, मैं तुम्हारा अनुसरण कैसे कर सकता हूँ। सू यून ने चिढ़ाया। अरे, उससे बकवास करना बंद करो, बस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करो। होंग जेन को छोड़कर अन्य 5 लोग अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। वे होंग जेन के बोलने का इंतजार किए बिना सू यून की ओर बढ़े। लड़की, मैं मूल रूप से तुम्हारे प्रति विनम्र होना चाहता था, लेकिन अब तुम्हारा रवैया हमें बहुत दुखी करता है और हमने बल प्रयोग करने का फैसला किया है। उनमें से एक ने बहुत ही मूर्खतापूर्ण तरीके से सू यून को घोषणा की। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आपके कार्रवाई करने का इंतजार करूंगा और विरोध न करने का वादा करूंगा। सू यून ने अपनी आंखें मूंद लीं और मुस्कुराए। सू यून का रवैया विनम्र लग रहा था, लेकिन दूसरे पक्ष की नज़र में इसका मतलब था कि उन्होंने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। जैसे ही वे बोल रहे थे, वे आगे बढ़े और अपनी शक्ति का उपयोग किए बिना ही सू यून को पकड़ लिया। मुख्य कारण ये था कि सू यून ने विरोध नहीं किया और उनका मिशन सू यून को पकड़ना था, न कि सू यून को चोट पहुंचाना। स्वाभाविक रूप से वे सू यून पर हमला करने के लिए बल का प्रयोग नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे ही उनमें से एक सू यून के पास पहुंचा, सू यून के शरीर में एक अदृश्य दबाव भर गया। जिस व्यक्ति ने अपना हाथ बढ़ाया वह एक क्षण के लिए सिकुड़ गया और फिर वह एक तेज वायु प्रवाह की चपेट में आ गया। झटके से उसके शरीर की सारी हड्डियां क्षण भर में टूट गईं। ये झटका किसी ट्रक की टक्कर से कम नहीं था। इसके अलावा वह आदमी दीवार से भी नहीं टकराया, वह बस 3 से 4 मीटर उड़ गया और हिलने डुलने में असमर्थ होकर जमीन पर गिर गया। यह सू यून के बगल में खड़े लोग सभी स्तब्ध रह गए। वे अपने साथियों की ओर एकटक देखते रहे जो स्तब्ध थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। उन्होंने सू यून को बिल्कुल भी कार्रवाई करते नहीं देखा। जो आदमी जमीन पर गिरा, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। जब उसने प्रतिक्रिया की और हिलना चाहा, तो उसके पूरे शरीर में एक चुभने वाला दर्द भर गया। क्या तुमने नहीं कहा कि तुम जवाबी कार्रवाई नहीं करोगे? जमीन पर पड़ा आदमी चिल्लाया। हाँ, मैंने कोई प्रतिकार नहीं किया। क्या तुमने मुझे लेते हुए देखा? कार्रवाई। सू यून हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। तारानकन 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 डी। अन्य 4 अंततः अपने होश में आए। उन्हें ये भी एहसास हुआ कि उनके सामने वाली महिला कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। उनमें से एक का शरीर सुनहरी रोशनी से भरा हुआ था और उसकी त्वचा सुनहरे रंग में रंगी हुई लग रही थी। उसने अपनी सुनहरी मुट्ठी उठाई और सू यून पर प्रहार किया, लेकिन इस आदमी की स्थिति अभी उस आदमी के समान थी। एक और भयानक असर सामने आया। इस बार इसकी चपेट में एक साथ 4 और लोग आ गए। एक ही समय में कई लोगों ने मुंह से खून बहाया। उन सभी ने अपनी शक्ति को सक्रिय करना शुरू कर दिया, लेकिन सू यून की गति के प्रभाव में इसका अभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दोनों एक ही आयाम में नहीं हैं, आप उनसे कैसे लड़ सकते हैं? सू यून की नज़र में इन लोगों के सभी तरीके घटिया तरीके थे, ज़्यादातर योद्धाओं की क्षमताएं। उदाहरण के लिए, सुनहरी चमड़ी वाला लड़का अभी बौद्ध वज्र शरीर है, जो शरीर को मजबूत करने की एक विधि है, लेकिन ये पिछली बार के बर्बर से थोड़ा भी बदतर नहीं है। बेशक सू यून के झटके ने उन्हें नहीं मारा। नहीं, मैंने कोई कार्रवाई नहीं की और आप सभी गिर पड़े। सू यून बिना हिले डुले उसी स्थान पर बैठ गई। वह बहुत निराश थी। उसने सोचा था कि कुछ शक्तिशाली किरदार आएंगे, लेकिन ये पिछली बार सन बिंग्रेन जितना अच्छा नहीं है। वह सन बिंग्रेन कम से कम कुछ हद तक दिलचस्प था, लेकिन ये लोग जादू करना भी नहीं जानते थे। तुम इतने मजबूत कैसे हो? क्या आपने यह नहीं कहा कि आपके पास बस कुछ कौशल हैं? जो कुछ लोग जमीन पर गिरे थे वे वास्तव में चलने में सक्षम थे, लेकिन सू यून की गति से वे दब गए और उठ नहीं सके। दरवाजे पर खड़े होंग जेन को देखकर इस लड़के की आंखों में सू यून अन्य लोगों की आंखों में सू यून से अलग है। आभा, इतनी मजबूत आभा, आप उनमें से 5 को सिर्फ आभा से दबा सकते हैं। इसके लिए कम से कम इस स्तर या उससे ऊपर के एलियन की आवश्यकता होती है। लानत है, मैं समझता हूँ। ये ऊपर से है। आइए परखते हैं इस महिला की काबिलियत। होंग जेन को लगा कि वह बड़ी मुसीबत में है, लेकिन फिर भी उन्होंने कार्रवाई की। इस आदमी के हाथ में कुछ और मोती थे। मोतियों को विभिन्न प्रकार की बहुमूल्य रोशनी से भर दिया गया और सू यून की ओर फेंक दिया गया।
ऐसा लग रहा था कि सू यून ने फिर से कुछ दिलचस्प देखा है। जैसे ही मन का उसकी ओर उड़ा, उसने अपनी उंगलियां घुमाईं और मन का होंग जेन के नियंत्रण से छूट गया और सू यून के हाथ में गिर गया। जादुई हथियार। हालांकि यह बहुत खराब है, ये वास्तव में एक जादुई हथियार है। अरे वहाँ, क्या आपने इस चीज़ को परिष्कृत किया? सू यून ने मुस्कुराते हुए दूर से होंग जेन की ओर देखा। जब होंग जेन ने देखा कि उसका जादुई हथियार छीन लिया गया है तो उसका चेहरा बेहद भयभीत हो गया। सू यून के साथ लड़ाई जारी रखने का कोई इरादा न रखते हुए वह मुड़ा और भाग गया। क्या आप मजाक कर रहे हैं? कोई ऐसा व्यक्ति जो जादुई हथियार छीन सकता है जिसे उसने इतनी लापरवाही से खेला है, क्या वह अपने स्तर पर उकसा सकता है? टैन जेन, तुम्हारी दादी, क्या तुम मुझे मरने के लिए कह रही हो? ठीक है। होंग जेन ने मन ही मन टैन जेन के परिवार को बधाई दी। दुर्भाग्य से, जैसे ही वह दरवाजे की ओर भागा, सू यून ने फिर से उस पर अपनी उंगली रख दी और उस आदमी को तुरंत एक बल ने पकड़ लिया और वह केवल पागलों की तरह अपनी जगह पर ही भाग सका। नहीं, क्या ये हवाई कारावास है? यह महिला ताओवादी संप्रदाय की सर्वोच्च शक्ति है। इस होंग जेन को भी ताओवादी संप्रदाय का माना जाता है, इसलिए वह अभी भी ताओवादी संप्रदाय के कुछ तरीकों को समझता है। वह सू यून की शक्ति से वापस पकड़ा गया और सू यून के सामने गिर गया। कहाँ जा रहे हो? बिन बुलाए यहाँ आ जाना और जब चाहो चले जाना। इतनी अच्छी बात कैसे हो सकती है? सू यून ने होंग जेन को शांति से देखा और कहा। होंग जेन ने एक गहरी सांस ली, घूम गया और एक पॉप के साथ सू यून के सामने घुटने टेक दिए। इस आदमी के अचानक कदम से सू यून डर गई। ये लड़की, ओह नहीं, ये चाची, मैं गलत था। मुझे तुम्हें परेशान करने नहीं आना चाहिए था। कृपया मेरी जान बख्श दें। होंग जेन ने बहती नाक और आंसुओं के साथ दया की भीख मांगी। ये लड़का बहुत सीधा था। ये जानने के बाद कि वह उसे हरा नहीं सकता, उसने हार मान ली। ये वास्तव में इस समय सबसे बुद्धिमानी भरा विकल्प था। सू यून इस आदमी पर हंसी नहीं, लेकिन थोड़ा अवाक थी। मैंने अभी तक कार्रवाई नहीं की है, इसलिए मैंने इतनी जल्दी हार मान ली। सू यून ने आह भरी। आंटी, मैं तियानमेन का सिर्फ एक परिधीय सदस्य हूँ। ऊपर से आदेश का पालन करने के लिए ही मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। अगर मुझे पता होता कि आप ताओवादी संप्रदाय के गुरु हैं तो मैं कभी भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करूँगा। आपके खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर की बात है। होंग जेन ने तुरंत समझाया। ये सच है कि होंग जेन पर विचार किया जाता है विदेशी दुनिया में एक मास्टर, लेकिन तियानमेन के भीतर वह एक बाहरी सदस्य है जो लोकप्रिय नहीं है। आमतौर पर जो लोग आंतरिक घेरे में प्रवेश नहीं कर पाते उन्हें लोग क्षमताहीन मानते हैं। ये होंग वास्तव में एक हथियार रिफाइनर है, लेकिन एक बहुत मजबूत हथियार रिफाइनर के लिए। एक बार जब उसका जादुई हथियार किसी काम का नहीं होगा तो वह निश्चित रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने में सक्षम नहीं होगा। सू यून ने आसानी से अपने जादुई हथियार को तोड़ दिया, जो एक बड़ा अंतर था। तो जो लोग वास्तव में मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं वे अभी तक नहीं आए हैं, है ना? वे कहाँ हैं? सू यून ने मुस्कुराते हुए पूछा। अपनी जान बचाने के लिए होंग जेन ने सीधे तौर पर टैन जेन और अन्य को धोखा दिया। वे विपरीत ज्ञान इमारत के शीर्ष पर हैं। होंग जेन ने खिड़की से कई 100 मीटर बाहर इमारत के शीर्ष की ओर इशारा किया। जब सू यून ने यह देखा तो उसने तुरंत बालकनी की ओर देखा, बालकनी की ओर चली गई और फिर क्लैरवॉयंस नामक एक जादू का इस्तेमाल किया। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके सामने की तस्वीर तेजी से जूम इन हुई और उसने जल्द ही इमारत पर तियानमेन के 5 दोस्तों को देखा। तियानमेन के 5 दोस्त उस मंजिल की निगरानी कर रहे थे जहां सू यून थी। टैन जेन दूरबीन से देख रहा था, लेकिन इस समय उसने पाया कि लक्ष्य बाहर चला गया था और तियानमेन की दिशा में देख रहा था। मैंने टेलीस्कोप में सू यून को टैन जेन को देखकर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए देखा। फिर टैन जेन स्तब्ध रह गई। वह हवा से बाहर निकली और 5 तियानमेन लोगों की दिशा में उड़ गई। मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा, घबराओ मत, भाग जाओ, टैन जेन ने कई अन्य लोगों को चिल्लाया। वह जानता था कि होंग जेन ने ही उन्हें बेचा होगा। जब अन्य 4 ने यह सुना तो वे पीछे मुड़े और बिना सोचे समझे भाग गए, क्योंकि टैन जेन ने उन्हें भागने के लिए कहा, जिसका मतलब था कि लक्ष्य वह नहीं हो सकता जिससे वे निपट सकें। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? सू यून की आवाज़ उन 5 के दिमाग में गूंज उठी। आध्यात्मिक ध्वनि संचरण, लानत है, हम अभी भी इस महिला के बारे में फुसफुसाते हैं, चलो चलते हैं। जब टैन जेन ने अपने सिर में आवाज़ सुनी तो उसका चेहरा और भी बदसूरत हो गया और वे 5 सीढ़ियों से नीचे भाग गए। बॉस, क्या आप सचमुच अजय हैं? दूसरे बच्चे से पूछा। अपनी बहन को मारो। यह महिला निश्चित रूप से ताओवादी चुनयान के स्तर की है। तुम अब भी उसे पीटना चाहते हो? क्या हम सुरक्षित बच सकते हैं, यह एक और सवाल है। टैन जेन ने गुस्से में शाप दिया। और सू यून इमारत के शीर्ष पर उतरा है। क्या तुम बहुत निर्णायक हो? भाग जाओ। कोई दरवाजा नहीं है, सू यून ने व्यंग्य किया और कई 100 मीटर दूर एक ऊंची इमारत से नीचे उड़ गई। बहुत ताजगी महसूस हुई। सू यून को स्वतंत्र उड़ान की यह भावना अधिक से अधिक पसंद है।
कुछ लोग तेजी से भाग निकले, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि जब वे इमारत के दरवाजे से बाहर भागे तो सू यून पहले से ही बाहर निकलने से कुछ ही दूरी पर दीवार के सहारे झुककर उनके नीचे आने का इंतजार कर रही थी। कई लोगों ने सू यून को देखा, उनके भाव बहुत कठोर थे। वे वहीं खड़े रहे और आगे बढ़ने या जल्दबाजी में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। तुम लोग बहुत धीमे हो, मैं कुछ मिनटों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सू यून ने अपनी आंखें खोलीं और कहा। टैन जेन और अन्य लोगों ने जल्दबाजी में कार्य करने की हिम्मत नहीं की, और सू यून का इतने सारे लोगों के सामने ऐसा करने का इरादा नहीं था। कार्यवाही करना। कई लोगों ने गहरी सांस ली और फिर सू यून की ओर चल पड़े। इन लोगों की आभा वास्तव में उन सभी की तुलना में अधिक मजबूत थी जिन्हें उन्होंने पहले देखा था। यहाँ तक कि झाओ यी भी इन 5 लोगों में से किसी एक से तुलना नहीं कर सकते थे। टैन जेन आगे बढ़ा, अपना हाथ उठाया और सू यून की ओर बढ़ाया। तियानमेन के तियान जेन ने वरिष्ठ से मुलाकात की है। टैन जेन ने विनम्रता से अभिवादन किया और अन्य 4 ने भी ऐसा ही किया। यह एक जूनियर के रूप में वरिष्ठों को सलाम था, जिसने कुछ समय के लिए सू यून को इन लोगों के बारे में बहुत उत्सुक बना दिया। चलो, बातचीत के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ पूरे सम्मान के साथ, तो तुम पहले ही मर चुके हो, सू यून ने कहा और फिर एक निश्चित दिशा में चल दिया। अतीत। टैन जेन और अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर उनका अनुसरण किया। वे पूरे रास्ते धीरे धीरे चलते रहे और अंत में कुछ लोगों के साथ कुछ ही दूर एक पार्क में पहुंचे और रुक गए। वहीं एलियन ब्यूरो के लोग भी सू यून के आवास पर पहुंचे थे। हालांकि जब वे पहुंचे तो वे केवल होंग जेन और अन्य लोगों को जमीन पर पड़े हुए देख सकते थे जो हिलने में असमर्थ थे। बेशक होंग जेन वर्तमान में स्वतंत्र है। जब उन्होंने दुनिया भर से लोगों को झाओ यी के नेतृत्व में भागते हुए देखा तो वह उसने तुरंत हाथ उठाया और निर्णायक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। होंग जेन, मुझे तुमसे पूछने दो, सू यून कहाँ है? झाओ यी ने आगे बढ़कर पूछा। होंग जेन झाओ यी को जानता है। आखिरकार वह भी जियांगजू शहर में एक विदेशी है। उन्होंने झाओ यी के साथ कई बार व्यवहार किया है और कई बार विदेशी ब्यूरो में भी गए हैं। तियानमेन के प्रति विदेशी ब्यूरो का रवैया विदेशी दुनिया के अन्य संप्रदायों के समान है। रवैया एक जैसा है, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है। ये सिर्फ इतना है कि तियानमेन में लोगों ने बहुत अधिक परेशानियां पैदा की, इसलिए उनमें से कई को विदेशी ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किया गया और दंडित किया गया, लेकिन सजा के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। अरे निर्देशक झाओ, हम फिर मिलेंगे। जहां तक आपने वरिष्ठ सू यून का जिक्र किया है, वह बालकनी से उड़ गई थी। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ चली गई। होंग जेन ने बालकनी की ओर इशारा किया और कहा। झाओ यी के मुंह का कोना हिल गया और उसने अपने अधीनस्थों को हांग जेन और अन्य को दूर ले जाने का इशारा किया। उसने तुरंत सू यून को ढूंढने के लिए किसी को बुलाया। दुर्भाग्य से सू यून आसमान से उड़ गई। जमीन पर खोज करना कठिन है, लेकिन उपग्रहों का उपयोग करके खोजना कठिन है। आपको समय बिताना होगा। ठीक है, यहाँ कुछ लोग हैं, चलो यहाँ कुछ मजा करें। सू यून ने अपना हाथ लहराया और मैना का एक विस्फोट फैल गया, जो उनके केंद्र में 50 मीटर के क्षेत्र को कवर करता है, जिससे एक अवरोध बनता है। बाहर के लोग देख नहीं पा रहे थे कि अंदर क्या हो रहा है। कई लोगों ने इस शक्ति को महसूस किया और भयभीत हो गए। वर्तमान में उनकी धारणा में इस तरह के अतिरंजित ऊर्जा उतार चढ़ाव वाला एकमात्र व्यक्ति ताओवादी चुनयांग था, लेकिन अब और भी लोग हैं। एक महिला अचानक कहीं से प्रकट हो गई। वरिष्ठ, हमारे तियानमेन का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है। हम सिर्फ सीनियर से मिलना चाहते हैं। जिस कारण से लोग आपकी तलाश कर रहे हैं वह पूरी तरह से एलियन ब्यूरो का ध्यान आकर्षित करने के लिए है। टैन जेन ने अपने आसपास की स्थिति का अवलोकन करने के बाद ये निर्धारित किया कि बचना संभव नहीं था, लेकिन वे केवल ईमानदारी से अपने उद्देश्य को समझा सकते थे। लेकिन सू यून फिलहाल उनसे बात नहीं करना चाहती। बकवास करना बंद करो, पहले मुझसे लड़ो और मुझे अपनी ताकत देखने दो। लड़ाई खत्म होने के बाद मैं विचार करूंगा कि तुमसे संवाद करना है या नहीं, सू यून ने अधीरता से कहा। यह सुनकर कई लोगों को असहाय महसूस हुआ, लेकिन वे केवल सू यून की इच्छा का पालन कर सकते थे। उस मामले में हम पांचों नाराज हैं, लाओ वो। टैन जेन ने झाओ यंग को बुलाया। जब झाओ यंग ने यह सुना तो वह तुरंत सबके सामने झुक गई। मिस्टी फैंटेसी। झाओ यंग ने बड़ी मात्रा में सफ़ेद धुंध उगल दी, जिससे एक ही सांस में पूरा पाक क्षेत्र ढक गया। सू यून को इस कोहरे की विशाल शक्ति का एहसास हुआ। इस कोहरे का आध्यात्मिक चेतना पर एक निश्चित हस्तक्षेप प्रभाव पड़ा और इसने दृष्टि की रेखा को भी स्पष्ट कर दिया। सच कहूं तो एक एक्स लेवल एलियन भी कोहरे में था। यदि वह इसे नहीं तोड़ सका तो यह बहुत असुविधाजनक होगा। यह एक अच्छी शुरुआत है, प्रतिद्वंद्वी की दृष्टि और इंद्रियों में हस्तक्षेप करने के लिए कोहरे का उपयोग करना। इसके बाद उसे दूर से हमला करना चाहिए। सू यून थोड़ा मुस्कुराए। निश्चित रूप से जैसे ही उसने ये शब्द कहे, छोटी चांदी की सुइयां धुंध से बाहर आईं और सुइयों के कई महत्वपूर्ण एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर वार करने लगीं।
दुर्भाग्य से ये सभी चांदी की सुइयां तब उड़ गईं जब वे सुयुन से 1 फुट की दूरी पर थीं। सुयुन की शक्ति उछल गई। धुंध में से एक महिला की दुखी आवाज आई। इतना ही नहीं, जब सुयुन कोहरे में स्थिति का निरीक्षण कर रही थी तो सोने की जंजीरें अचानक जमीन से बाहर निकल आईं। जंजीरों ने एक पल में सुयुन को उलझा दिया और वे सुनहरे विद्युत प्रवाह से भर गए। यह विद्युत प्रवाह लगातार सुयुन के शरीर पर क्लिक कर रहा था। गठन। सुयुन ने अपने पैरों के नीचे बहती ऊर्जा को देखा और जान लिया कि 5 लोगों के बीच एक और फॉर्मेशन मास्टर था और फॉर्मेशन का उपयोग करने वाला चौथा बच्चा डूरुवान था। 8 गेट गोल्डन लॉक फॉर्मेशन। डूरुवान ने अपने हाथों को जमीन पर पटका और सुयुन को कैद करने के लिए गठन की शक्ति का उपयोग किया। इस युग में इन लोगों का सहयोग उत्तम था। शरीर को कैद करने के बाद अगला कदम लंबी दूरी से हमला करना चाहिए। जैसा कि अपेक्षित था, वज्र सांपों की एक श्रृंखला कोहरे के माध्यम से टूट गई और सुयुन के शरीर पर जोरदार प्रहार किया। बेशक इसे सुयुन की शक्ति से अवरुद्ध किया गया होगा और रेजा आधा कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। कितना मजबूत बचाव है। जिसने लिया एक्शन टेन जेन था। ये व्यक्ति मूल रूप से लीमेन का शिष्य था, लेकिन लीमेन के साथ संघर्ष के कारण उसने फैसला किया कि लीमेन तियानमेन में शामिल हो जाएगा। शेंगसी। टेन जेन गुस्से से चिल्लाया। फिर आया असली हमला। शेंगसी का विशाल शरीर धुंध से दूर चमका और सुयुन को करीब से एक जोरदार मुक्का मारा। कैशन मुट्ठी पतन। इस मुक्के की शक्ति निश्चित रूप से पिछली बार के बर्बरीक से कमजोर नहीं है। इसके विपरीत इस मुक्के का कुछ ऐसा प्रभाव प्रतीत होता है जो रक्षा पंक्ति को नष्ट कर सकता है। सुयुन को अपने बचाव में एक छोटी सी दरार दिखाई दे रही थी। ये पंच दिलचस्प है। भ्रम, गठन, छिपा हुआ हथियार, बिजली और भौतिक शरीर। आपका संयोजन बहुत अच्छा है। सुयुन ने प्रशंसा की। भ्रम और संरचनाओं द्वारा सहायता प्राप्त, छिपे हुए हथियारों और गड़गड़ाहट से परेशान और अंततः घातक झटका देने के लिए शेंगसी के शक्तिशाली शरीर पर भरोसा किया गया। अरे, वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? मेरे मुक्के की ताकत ने उसके बचाव में केवल एक छोटा सा छेद खोला। शेंगसी जीवन को लेकर थोड़ा सा शंकित था। शेंगसी विदेशी क्षेत्र के संस्थापक संप्रदाय से आते हैं। हालांकि यह संप्रदाय मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है, लेकिन उनके तरीकों में इतनी ताकत और शक्ति है जो एक स्तर की सुरक्षा को भी तोड़ सकती है। तियानमेन के 5 दोस्तों ने कई मजबूत लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और निश्चित रूप से कुछ ऐसे भी हैं जो उन्हें हरा नहीं सकते हैं। लेकिन जब ये कहने की बात आती है कि रक्षा लगभग पूरी तरह से अटूट है, तो केवल 2 लोग हैं, वुडांग झांग लिनफेंग और फिर उनके सामने सुयुन हैं। हाँ, अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला करने के लिए आपको धन्यवाद देने के लिए आपको बदला चुकाने के तरीके के रूप में मैं आपको अपनी कुछ क्षमताएं दिखा दूं। सुयुन थोड़ा मुस्कुराई और फिर उसने अपने शरीर को थोड़ा हिलाया और कहा कि एक कुचलने वाली शक्ति ने शरीर से हवा भर दी और उसके सामने कारावास, गठन और शेंगसी सभी नष्ट हो गए और जमीन पर सीमेंट का फर्श भी परत दर परत टूट गया। यहाँ तक कि इस जगह पर छाई हुई धुंध भी जबरदस्ती खुल गई और धुंध में छिपे 4 लोग एक ही समय में दूर जा गिरे और बैरियर से टकरा गए। हालांकि बैरियर के अंदर काफी हलचल थी, लेकिन बैरियर के बाहर बिल्कुल भी आवाज नहीं थी। 5 लोगों को फेंके जाने के बाद वे जल्दी से जमीन से उठ गए, लेकिन जब उन्होंने अपने सामने खड़े सुयुन को देखा तो उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। इस समय एक विशाल ढहा हुआ क्षेत्र दिखाई दिया जहां से सुयुन बैरियर के किनारे पर खड़ा था और सुयुन स्वयं एक पृथ्वी स्तंभ पर खड़ा था। ये पृथ्वी स्तंभ उसके आसपास की भूमि को तोड़ने से बना है। भले ही सुयुन का हमला आकस्मिक था, वास्तव में इसमें उसकी 20% शक्ति का उपयोग हुआ था और अन्य लोगों से लड़ते समय सुयुन की 10% शक्ति बेकार थी। हालांकि वे दोनों कृषक हैं, सुयुन पहले से ही दूसरे स्तर पर है। वह अमरता की साधक है। आम लोगों की नज़र में अमरता की खेती करने वाले अमर माने जाते हैं। मैं जाऊंगा, क्या ये कोई व्यक्ति है? टेन जेन और अन्य लोग डूबे हुए क्षेत्र के किनारे पर बैठ गए और घबराहट भरे भावों के साथ शांत सुयुन को देखकर बड़बड़ा रहे थे। सुयुन के हमले ने सीधे तौर पर उन 5 के संयुक्त हमले को तोड़ दिया। ये बहुत आसान था। उन 5 को लगा कि सुयुन ने शायद अपनी आधी शक्ति का भी उपयोग नहीं किया। मुझे क्षमा करें, ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ ज्यादा ही बल प्रयोग किया है। सुयुन ने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा और फिर अपनी उंगलियों के निशान बनाए। 5 तत्वों का उल्टाव। ये 5 एलिमेंट स्पेल जैसी एक और विधि है। जैसे जैसे विधि का उपयोग किया गया, ढही हुई जमीन समय में पीछे जाती हुई प्रतीत हुई। रेत, मिट्टी और चट्टानें गड्ढे में लौट आईं। अंततः सीमेंट के फर्श को भी उसकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया गया। ये तो बस एक चमत्कार था। तियानमेन के 5 लोगों को लगा कि चुनयांग ताओवादी भी इस पद्धति को नहीं कर सकते। क्या वह महान अमर है? टेन जेन और अन्य 5 लोगों के मन में एक ही समय में यह सवाल था। आप जानते हैं, सुयु वर्तमान में अपनी शक्ति का केवल 20% उपयोग कर रही है और उसकी 20% शक्ति ने जमीन में दसियों मीटर के बड़े गड्ढे को नष्ट कर दिया है। यदि यह पूर्ण झटका होता तो ये कितना अतिशयोक्तिपूर्ण होता, इसकी कल्पना करना थोड़ा कठिन है।
लेकिन वास्तव में ये सामान्य था। सू रुइन के समय में स्वर्ण अमृत भिक्षु एक पूर्ण झटके से एक बड़ी पर्वत श्रृंखला को तोड़ सकते थे और नवजात आत्मा क्षेत्र में पहाड़ों और समुद्रों को स्थानांतरित करने की क्षमता थी। इसलिए नींव निर्माण क्षेत्र की शक्ति कहीं अधिक है। कई लोगों ने सू युन के साथ लड़ाई जारी रखने की इच्छाशक्ति पूरी तरह से खो दी है। ऐसी शक्ति, क्या ये कुछ ऐसा है जिसका उनके जैसे सामान्य लोग विरोध कर सकते हैं? यह वरिष्ठ, क्या आप महान अमर हैं? टैन जेन पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका, लेकिन सू यून ने अपना सिर हिला दिया। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मैं सिर्फ एक नश्वर प्राणी हूँ, आपसे बहुत अलग नहीं हूँ, बस उच्च स्तर पर हूँ। सू यून ने कहा। कई लोग अवाक थे, परंतु मन ही मन कह रहे थे, यदि तुम मनुष्य होते तो हम चींटियां न होते। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि पौराणिक अमर कितना शक्तिशाली था, लेकिन उनकी नज़र में सू यून पहले से ही अमर थी। ठीक है, आगे मुझे अपने तियानमेन आने के उद्देश्य के बारे में बताओ। सू यून ने संकेत दिया और साथ ही इन 5 लोगों का इलाज करने के लिए अपनी शक्ति जारी की। सू यून के इलाज के तहत इन 5 लोगों के घायल शरीर जल्दी ही ठीक हो गए और जल्द ही वे ऐसे हो गए मानो उन्हें कोई चोट ही नहीं आई हो। कुछ लोग पार्क में मंडप में बैठने के लिए गए और फिर सू यून को समझाया कि तियानमेन सू यून को क्यों चाहते थे। स्पष्ट रूप से कहें तो उन्हें उम्मीद थी कि सू यून तियानमेन में शामिल हो सकती है। जब तक सू यून तियानमेन में शामिल हो गए, तियानमेन के नेता का पद पूरा हो जाएगा। वे सभी सू यून को दिए जा सकते हैं। ये बात तियानमेन के वर्तमान प्रमुख ने उनके आने से पहले उन्हें बताई थी। दूसरे शब्दों में, सू यून के युद्ध वीडियो को देखने के बाद तियानमेन का ये प्रमुख पुष्टि कर सकता है कि सू यू बेहद शक्तिशाली है और उससे भी अधिक मजबूत है। यदि तियानमेन में एक मजबूत व्यक्ति है जो ताओवादी चुनयांग से कमजोर नहीं है, तो तियानमेन का भविष्य निश्चित रूप से दूसरे स्तर पर पहुंच जाएगा। बेशक, उन्हें पहले ये निर्धारित करना होगा कि क्या सू यून वास्तव में इतनी मजबूत है। अब ये पुष्टि हो गई है कि वह उनकी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली है। हाँ, तियानमेन के भगवान, क्या आपको लगता है कि मुझे इस चीज़ में दिलचस्पी है? सू यून अपनी हंसी नहीं रोक सकी। ये सवाल वाकई सोचने लायक है। टैन जेन और अन्य इतने शक्तिशाली हैं कि वे पृथ्वी पर नियंत्रण कर सकते हैं। उनके तियानमेन में शामिल होने का क्या कारण है? यदि वे होते तो वे इतने उबाऊ नहीं होते, है ना? कई लोगों ने कुछ देर सोचा और फिर सू यून से पूछा, अरे वरिष्ठ, क्या आप आध्यात्मिक दुनिया के बारे में जान सकते हैं? टैन जेन ने कुछ देर सोचने के बाद पूछा। मूल रूप से सू यून को तियानमेन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया शब्द ने तुरंत उसकी रुचि बढ़ा दी। आध्यात्मिक दुनिया, क्या आप वास्तव में इस जगह को जानते हैं? सू यून स्तब्ध थी। जब टैन जेन ने आत्मा की दुनिया के बारे में सुनने के बाद सू यून की प्रतिक्रिया देखी तो उन्हें पता चला कि सू यून को इस जगह की एक निश्चित समझ होनी चाहिए और इसमें बहुत रुचि होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि वरिष्ठ लोग आध्यात्मिक दुनिया के बारे में जानते हैं। हमारे तियानमेन की उत्पत्ति, मुझे इसे कैसे कहना चाहिए, 5 या 6 हजार साल पहले का पता लगाया जा सकता है। हम कुछ ऐसी चीज़ें जानते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को नहीं पता है। आध्यात्मिक दुनिया पृथ्वी के वर्तमान तल से भी ऊंचा स्थान है। इसमें प्रवेश करने से पहले आपको एक निश्चित स्तर तक पहुंचना होगा। हमारा युग वास्तव में धर्मकाल के अंत का है। आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो गई है और कोई भी मजबूत अभ्यासी पैदा नहीं हो पा रहा है। कारण यह है कि आध्यात्मिक जगत का द्वार अस्पष्ट है, ये बंद है। टैन जेन ने कहा। वास्तव में सू रुइन ने यह भी देखा कि जागने के बाद आत्मा की दुनिया का दरवाजा बंद था। सामान्य परिस्थितियों में एक नवजात आत्मा मजबूत व्यक्ति के रूप में वह आध्यात्मिक दुनिया के दरवाजे के अस्तित्व को महसूस कर सकती थी, लेकिन जागने के बाद वह आध्यात्मिक दुनिया के द्वार के अस्तित्व से पूरी तरह अवगत थी, जो बहुत ही असामान्य था। ये दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि आपका तियानमेन आत्मा की दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानता है। ये सच है कि इस युग में आध्यात्मिक जगत का द्वार बंद है। क्योंकि यह पूरी तरह से बंद है, इस विमान को पोषण देने के लिए कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, जिससे पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे सूख रही है और अंत में मजबूत लोगों को जन्म देना मुश्किल है। सू यून ने कहा। वरिष्ठों के ज्ञान के आधार पर क्या आपको लगता है कि आध्यात्मिक दुनिया के द्वार को फिर से खोलना आवश्यक है? टैन जेन ने पूछा। इस आदमी ने जो सवाल पूछा उसने सू यून के दिमाग को छू लिया। यह अच्छी बात होगी अगर हम आध्यात्मिक दुनिया का दरवाजा खोल सकें, सू यून ने उत्तर दिया। टैन जेन आश्वस्त हो सकते हैं कि सू यून निश्चित रूप से आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करना चाहती है। वरिष्ठ, मैं आपको एक समाचार बता सकता हूँ। हमारा तियानमेन जानता है कि आध्यात्मिक दुनिया का प्रवेश द्वार कहाँ है। टैन जेन ने एक और रहस्य उजागर किया। आप क्या जानते हैं? रयून स्तब्ध था। टैन जेन ने सिर हिलाया। जब तक हमारे तियानमेन के मुख्य सदस्यों को पता है कि हमारे तियानमेन की स्थापना आध्यात्मिक दुनिया के दरवाजे को फिर से खोलने के लिए की गई थी, जब तक आध्यात्मिक दुनिया का दरवाजा खोला जाएगा, इस दुनिया की बेड़ियां खुल जाएंगी और सब कुछ एलियंस के प्रभुत्व वाली दुनिया में वापस आ जाएगा।
नश्वर लोगों के इस समूह द्वारा नियंत्रित होने के बजाय अस्तित्व। टैन जेन ने तियानमेन के मूल इरादे को व्यक्त किया। वास्तव में शक्तिशाली शक्ति वाला एक विदेशी लंबे समय तक सामान्य लोगों से नीचे रहने, अपनी शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ होने और मानव देशों की शक्ति द्वारा हमला किए जाने की चिंता कैसे कर सकता है। इस युग में फैलने के बाद परग्रही दुनिया इतनी कमजोर क्यों है? इसका कारण प्री-किन युग से शुरू होता है। प्री-किन युग में ज़िया साम्राज्य एकीकृत था। अपनी स्थिति को स्थिर करने के लिए प्रथम सम्राट ने प्रमुख विदेशी संप्रदायों का सख्ती से दमन करना शुरू कर दिया। उस युग के एलियंस को क्यूई मास्टर कहा जाता था। प्रथम सम्राट की घुड़सवार सेना और प्रथम सम्राट के पक्ष में कुछ विदेशियों के हमलों का सामना करते हुए कई संप्रदाय नष्ट हो गए। ऐसा लगभग हर राजवंश में हुआ। केवल आधुनिक समय में ही राष्ट्रीय शक्ति में गिरावट आई और विदेशियों ने बाहर आने का अवसर लिया। वर्तमान पैमाने के साथ अफसोस की बात है कि आधुनिक समय में धर्मनिरपेक्ष देशों की शक्ति एलियन से कहीं अधिक हो गई है। अब धारदार हथियारों का युग नहीं रहा। वे बंदूकों, तोपखाने के गोले और मिसाइलों जैसे गर्म हथियारों के सामने शक्तिहीन हैं। भयानक परमाणु हथियारों की तो बात ही छोड़ दें। अनुमान है कि इस परमाणु हथियार की शक्ति नेसेंट सोल क्षेत्र की विनाशकारी शक्ति को पार कर गई है। यही कारण है कि इस युग में परग्रही दुनिया इतनी ईमानदार है। हालांकि यिरेन हर समय धर्मनिरपेक्ष देश द्वारा दबाया नहीं जाना चाहता। वास्तव में तथाकथित आज्ञाकारी यिरेन संप्रदाय भी निजी तौर पर तियानमेन से कम विचारशील नहीं हैं। अगर तियानमेन को फिर से खोला जा सकता है तो मुझे डर है कि वे ऐसा करने के इच्छुक होंगे। ठीक है सीनियर, मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। जब तक कोई वरिष्ठ हमारे तियानमेन में शामिल होने के लिए इच्छुक न हो, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता। मेरी याददाश्त को ज़बरदस्ती तलाशने के बारे में सोचना भी मत। हम सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बिना अनुमति के एक बार जब हम आध्यात्मिक दुनिया के द्वार के बारे में कुछ भी कहेंगे तो हम तुरंत खुद को उड़ा लेंगे और मर जाएंगे, और हम अपनी आत्माओं को भी नहीं बचा पाएंगे। टैन जेन ने याद दिलाया। जब सू यून ने यह सुना तो उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और इन लोगों पर नज़र डाली। एक नज़र में उसने पाया कि इन लोगों के मन में वास्तव में किसी प्रकार का निषेध था और यह कोई मजाक नहीं था। हाँ, ये दिलचस्प है, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के रूप में सब कुछ मेरे अपने हितों और शौक पर निर्भर करता है। मेरे पास अभी तक आपके तियानमेन में शामिल होने का विचार नहीं है। ठीक है, आप वापस जाएं। जब मेरे पास कोई विचार होगा तो इस बारे में बात करेंगे। सू यून को तियानमेन ने प्रेरित नहीं किया। सू यून और अन्य लोगों की आध्यात्मिक दुनिया के द्वार में रुचि फिर से खत्म हो गई और वे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। वरिष्ठ, हमारे तियानमेन में शामिल होने के कई फायदे हैं, टैन जेन ने फिर कहा। सू यून हंसा। ऐसा नहीं है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। मैंने कहा, फिलहाल मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, वापस जाओ और मुझे यूं ही परेशान मत करो। मैं तुमसे कह सकता हूं, अपने गलत विचारों का प्रयोग मत करो और मुझे क्रोधित मत करो। परिणाम बहुत गंभीर होंगे। सचमुच, सू यून ने कहा और मंडप से बाहर चली गई। फिर वह जमीन से उठ खड़ा हुआ और एक पल में कई लोगों की नज़रों से ओझल हो गया। ये शक्तिशाली होने का फायदा है। आप बिना किसी की धमकी के जो चाहें कर सकते हैं। टैन जेन ने आह भरी। बॉस, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें वापस जाकर ठीक हो जाना चाहिए? शेंग सी ने पूछा। फिर आप क्या चाहते हैं? क्या आप इस महिला को हरा सकते हैं? क्या आप इस पर विश्वास करते हैं या नहीं कि वह सिर्फ एक उंगली से हम पांचों को मार सकती है? टैन जेन बहुत असहाय था। कई अन्य लोगों को भी ऐसा ही लगा। सू यूनफेई आसमान में थोड़ी असहज दिख रही थीं। सू रुइन, क्या आपको लगता है कि हमारे लिए यह जरूरी है कि हम जाकर इस तियानमेन को देखें? सू यून ने पूछा। लेकिन सू रुइन हंसे। चिंता मत करो, अगर मैं चाहूँ तो, अगर मैं कुछ समय बिताऊं तो मुझे जगह मिल सकती है। मुझे उनके नेतृत्व में क्यों रहना होगा? इसके अलावा हमारी वर्तमान ताकत के साथ भले ही हमें आध्यात्मिक दुनिया का दरवाजा मिल जाए, हम इसे नहीं खोल सकते। सू रुइन ने ईमानदारी से कहा। सू यून ने कुछ देर सोचा और यह वास्तव में सच था। उन्हें अब अपनी ताकत बढ़ानी थी, कम से कम गोल्डन कोर दायरे तक पहुंचना था आध्यात्मिक दुनिया के द्वार पर विचार करने से पहले। फिलहाल ये बहुत जल्दी थी। सू यून अपनी बालकनी में लौट आए, लेकिन जैसे ही वह उतरी उसने झाओ यी को लिविंग रूम में चलते देखा। जब झाओ यी ने सू यून को वापस आते देखा तो वह तुरंत उठ खड़ा हुआ।